हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। सो बहुत टाइम बाद ये वीडियो आ रही है, आई नो बिकॉज़ नाइट ड्यूटीज़ स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ें रिकॉर्ड करने में भी। लेकिन फाइनली आई एम हियर। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास इस चीज़ की कि सर एक वीडियो बना दो अपडेटेड कंटेंट पे, क्योंकि इस साल ज़माने भर के अपडेट आए हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर अपडेट नहीं आए हैं। हालाँकि डिस्कस करने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले वो डिस्कस किया जाए जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और हाई यील्डिंग टॉपिक है। तो कुछ टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक टॉपिक आपको अपनी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा जो कि है डीके। हाँ, इसके अंदर भी अपडेट आया है, आपने सुना है, नहीं सुना मुझे नहीं पता। मेजर चेंजेस तो नहीं है, माइनर चेंजेस ही है, लेकिन डीके अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा टाइम लूँगा मैं डीके पे, थोड़ा एचएचएस पे भी नज़र डालेंगे, जो कि है आपका हाइपर ऑस्मोलार हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आई होप आप एंड तक बने रहेंगे, इस टॉपिक सेशन को एन्जॉय करेंगे। वीडियो कितनी लंबी बनती है, आई डोंट नो, बट मैं ये डिस्कस करूँ कोशिश करूँगा कि जितना इम्पोर्टेंट अपडेट है मेरे पास, मैं आपको डिलीवर कर दूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। डोंट फील डीमोटिवेटेड, डीप ब्रीदिंग करिए, अच्छे से बैठिए, सेशन मज़ेदार होने वाला है, ठीक है? आप अच्छे से बैठेंगे, मुझे भी मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करेंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो वीडियो को एंड में लाइक कर देना, क्योंकि लाइक तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो है मस्त और मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें अपन इसके साथ में रिवाइज़ भी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखते हैं क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले ये आपका लेटेस्ट अभी 18 नवंबर का ही अपडेट है, जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है कि 18 नवंबर मतलब 2-3 महीने पहले का ही अपडेट आया है। अपडेट क्या है वो मैं आपको बता दूँगा, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि हमारे पास डीके क्या क्या मतलब होता है और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट का क्या मतलब होता है। ठीक है? तो देखो, दोनों में ही आपका शुगर, देखो कुछ चीज़ें हैं, मैं इतना इतना बेसिक में नहीं जाऊँगा। डायरेक्ट आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं हर वीडियो में करता हूँ, सीधा बताऊँगा कि आपको ये देखना है एग्ज़ाम में या ये देखना है आपको बेड साइड, और आप अपने डायग्नोसिस को किस तरीके से बना सकते हो, ट्रीटमेंट किस तरीके से आप स्टार्ट करोगे, इनिशिएट करोगे। ठीक है? यहाँ तक सब बढ़िया। अब देखो, 2 चीज़ों में बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि कब एचएचएस बोलना है और कब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलना है। तो एक कंपोनेंट जो आपका इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, शुगर वाला कंपोनेंट, आप सबको पता होगा, ठीक है? शुगर बोल दो, रैंडम ब्लड ग्लूकोज़ बोल दो, आरबीएस बोल दो, प्लाज़्मा ग्लूकोज़ बोल दो, पोस्टपैरेंटियल ग्लूकोज़ बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है? ओके, सो सबसे पहले डीके के लिए अगर आपकी शुगर की वैल्यूज़ 200 से ज़्यादा हो रही है, तो 200 एमजी पर डीएल से ज़्यादा हो रही है, तो आप बोलना पेशेंट डीके में है, ठीक है? लेकिन अगर यही वैल्यू आपके 600 एमजी पर डीएल से ज़्यादा क्रॉस कर जाए, तो आप बोलना, ये आप सोचना कि हो सकता है आपका पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलार, वापस अगर आपको नहीं पता मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, हाइपर ऑस्मोलार हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ठीक है? ये होता है। अब इसकी वैल्यूज़ आपकी मोर देन 600 होनी चाहिए। तो इवेंचुअली अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो ये 200 टू 600 के बीच में डीके आ गया और मोर देन 600 आपका एचएसएस आ गया। ठीक है? एक बात आती है पीएच की। अब यहाँ पे देखो, जिसके अंदर एसिडोसिस लिखा हुआ है उसके अंदर एसिडोसिस करवा दो। मतलब कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपका पीएच 7.3 से कम होगा। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन इसके अंदर आपका पीएच नॉर्मल रहेगा। पीएच आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है? एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये। अब बात आ रही है जब पीएच कम होगा तो इवेंचुअली बाइकार्बोनेट पे भी फ़र्क पड़ना चाहिए सर, बिल्कुल पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ बाइकार्बोनेट कितना कम होगा, इसके अंदर आपका 18 मिलीमोल से कम हो जाएगा, मिलीमोल पर लीटर से, ठीक है? और इसके अंदर आपका 15 से ज़्यादा रहेगा, 15 मिलीमोल से। ये सारे मैं स्टैंडर्ड गाइडलाइंस का ही डेटा आपके सामने लिख रहा हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जैसे गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, मेरा फर्ज़ बनता है कि उसी तरीके से आपके सामने उस चीज़ को प्रेज़ेंट किया जाए, ठीक है? तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मिलीमोल क्या है? ये मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? और ये एमजी पर डीएल क्या होता है? कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है? तो इस कन्फ्यूजन को सबसे पहले दूर करते हैं। एक बात याद रखना, मिलीमोल इज़ इक्वल्स टू एमजी पर डीएल, ये तो आप भूलना ही मत। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? मतलब कि अगर यहाँ पे 1 मिलीमोल या अगर मान लो यहाँ पे 18 मिलीमोल जो लिखा हुआ है ना, ये 18 मिलीमोल इज़ इक्वल्स टू 18 मिलीग्राम पर डीएल, मिली इक्विवेलेंट सॉरी, ठीक है?
मिली इक्विवेलेंट, 1 मिलीमोल इक्वल्स टू 1 मिली इक्विवेलेंट। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन 1 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 18 mg पर dl, ये याद रख लेना। ठीक है, दो चीजें हो गई। मिलीमोल आपका इक्वल्स होगा मिली इक्विवेलेंट के, लेकिन मिली इक्विवेलेंट आपकी इक्वल्स होगा 18 mg पर dl के। यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? मतलब कहने का है, अगर यहाँ पे इस मिलीमोल को मैं mg पर dl में कन्वर्ट करूं तो ये कितना चला जाएगा? ये आपके अराउंड 300 प्लस चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई। तो अब आपकी बात आती है कि अगर 18 मिलीमोल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपका नॉर्मल कितना होता है? 22 टू 28 के बीच में होता है बाइकार्बोनेट। आप सबको पता है? पता है कि नहीं पता? पता है, अच्छी बात है। चलो, तो डीकेए में 3 बता दिए मैंने आपको, और इसके अंदर भी मैंने आपको 3 बता दिए। इसके साथ साथ में क्या होता है, एक चीज और याद रखना, कीटोन्स। कीटोन्स के कंपोनेंट आपको पता है डीकेए के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो कीटोन्स की बात करते हैं। अब कीटोन्स में दो तरह की चीज होती है। एक कीटोन आपकी यूरिन के अंदर, एक कीटोन आपकी यूरिन के अंदर होती है, और एक होती है आपके ब्लड के अंदर। तो जो कीटोन आप ब्लड के अंदर देखते हो, उसको तो आप बोलते हो कीटोन ईमिया। कीटोन कीटोन ईमिया, ठीक है। और जो आप यूरिन में देखते हो उसको बोलते हो कीटो यूरिया, ये भी याद रखना। ठीक है, तो डीकेए में कीटोन्स की वैल्यू यूरिन के अंदर +2 होनी चाहिए, ठीक है, और ब्लड के अंदर मोर देन 3 मिलीमोल, याद रखना। क्या बोला मैंने? या मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। आई थिंक शायद काफी बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि सर थोड़ा स्लो एक्सप्लेन किया करो। मुझे तो लगता है मैं स्लो ही बोलता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों। ओके, तो ब्लड के अंदर वैल्यू कीटोन्स की वो 3 से ज्यादा होनी चाहिए। यूरिन के अंदर आपकी कीटोन्स की वैल्यू +2 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये कीटोन्स वाला कंपोनेंट जो है, इसका कुछ ज्यादा खास रोल नहीं है आपके एचएचएस के अंदर में। ठीक है, कीटोनीमिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। अब एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। अगर पूछे कि सबसे बेस्ट कीटोन बॉडी कौन सी होती है, तो आप बोलना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। कौन सी? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रख लोगे तो भी चल जाएगा। तो क्या हम इसका टेस्ट करते हैं? करते हैं। इंडिया में करते हैं, बहुत रेयरली करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही आपका इफेक्टिव तो बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसिव ज्यादा है। ठीक है, आपने शायद कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, आपकी कीटोन्स की अलग अलग वैरायटी होती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कीटोन होता है, सबसे इफेक्टिव कीटोन जिसको मान सकते हैं, वो आपका होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। नाम सुन लेना, एग्जाम में अगर कभी चमक जाए तो टिक करके आ जाना। तो यहाँ पे भी अपन इस यहाँ पे कीटोन्स की जो बात कर रहे हैं ना, वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ तक समझ में आ गया? आया कि नहीं आया मुझे बताओ? ओके, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि बीटा, ये समझ में आ गया कि डीके कब बोलेंगे और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट कब बोलेंगे। मिली इक्विवेलेंट, मिली मोल, मिली लीटर, ये सब आपको समझ में आ गया कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आप डीकेए कब बोलोगे और एचएचएस कब बोलोगे। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। क्या बोलोगे? जब आपके शुगर की वैल्यू 200 से ज्यादा आएगी, या 200 से 600 के बीच में अगर आ रही है, आरबीएस। ठीक है, साथ में रिवीजन कर रहे हैं, टेबल भी बढ़ते रहेंगे, साथ में आप भी लिख लो, मजा आएगा, मजा आ ही रहा होगा। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। जितना सिंप्लीफाई, जितना स्लो मैं आपको बोल पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं बोलने की। इसके अंदर आपकी मोर देन 600 की बात आएगी। यूरिन कीटोन्स, कीटोन्स की वैल्यू इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी। इसके अंदर कीटोन्स की बात होगी, कीटोन्स की वैल्यू आएगी, कीटोन्स की बात होगी, कीटोनीमिया की बात होगी, कीटोनीमिया की बात होगी। कीटोनीमिया 3 से ज़्यादा होगा। कीटोन यूरिया मतलब यूरिन में कीटोन्स आपके +2 पॉजिटिव होने चाहिए, याद रखना। ठीक है, मतलब हाई पॉजिटिव होने चाहिए। कुछ ट्रेस पॉजिटिव होते हैं, कुछ नील होते हैं, अलग-अलग तरह के। आप जो कि स्ट्रिप देखना। ठीक है, 2 तरह की स्ट्रिप होती है, एक ग्लूकोज की स्ट्रिप होती है, एक कीटोन्स की स्ट्रिप होती है। अलग एक ही डब्बे में आती है, कलर कोडिंग होती है। +2 पे कितना कलर दिखता है, 1 पे कितना दिखता है, 0 पे कितना दिखेगा, +3 पे कितना कलर दिखता है। ठीक है, सीकेडी वाले के अंदर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, एक तो ये बात आ गई। पीएच की बात करता हूँ तो पीएच मैंने बोला 7.3 से कम होना चाहिए। इसके अंदर पीएच 7.3 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर एसिडोस वाला कंपोनेंट का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, किसके अंदर? एचएचएस के अंदर में।
ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। उसके बाद में क्या आता है, एक ठीक है, एक है ना ऑस्मोलैरिटी का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि देखो, ठीक है, एक चीज़ तो होगी जैसे एसिडोसिस, जैसे डीके की बात करी मैंने, तो इसके अंदर तो मैंने एसिडोसिस बोला तो मैंने यहाँ पे पीएच 7.3 से कम कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने एचएचएस में हाइपर ऑस्मोलार बोला, लेकिन मैंने आपको ऑस्मोलैरिटी तो बताई नहीं, सीरम की ऑस्मोलैरिटी तो लिख लो। ऐसे कैसे नहीं बताएँगे? बिल्कुल बताएँगे। तो मोर देन 320 मिलीऑस्मोल पर केजी क्या है, ये आपकी सीरम की ऑस्मोलैरिटी है। अब आप में से काफ़ी बच्चे जिनको पता है कि नॉर्मल सीरम की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, आपको पता है? यहाँ लिख देता हूँ, आपके 275 से 295 मिलीऑस्मोल मिलीऑस्मोल पर केजी के हिसाब से, सॉरी मिलीऑस्मोल पर लीटर के हिसाब से ये आपका नॉर्मल होती है, सबको पता है। इसी के बीच में आपकी सोडियम की वैल्यूज़ नॉर्मल सलाइन भी जाता है, आरएल भी जाता है, जितने भी आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, वो इसी बीच के अराउंड में आपके इसी ऑस्मोलैरिटी के अराउंड रोटेट भी करते हैं, ठीक है? तो हाइपर ऑस्मोलार के अंदर पूछे, या अगर एग्ज़ाम में आपको ये दे दे कि पेशेंट का शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, कितना हाई, 600 से प्लस चला गया। साथ में आपको ऑस्मोलैरिटी दे दे सीरम की, जैसे 320 380 या 355, तो आपको पता चल गया कि सर ने बताया था 320 से ज़्यादा होगा, तो फिर हम बोलेंगे हाइपर ऑस्मोलार हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम बोल सकते हैं, ठीक है? पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन यहाँ पे माइल्ड एलिवेटेड होती है। माइल्ड एलिवेटेड मतलब कि जैसे 295 तक तो हायर रेंज होती है आपकी। तो मैं ये 300 हो गया, 315 है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये आपका माइल्ड एलिवेशन के अंदर आता है। लेकिन द मोमेंट इट क्रॉस 320 इट विल कम अंडर हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कब आप डीके बोलोगे, कब आप एचएचएस बोलोगे, ठीक है? डेफिनेशन क्लियर हो गई, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है? ब्रीदिंग पैटर्न आप सबको पता है, इसके अंदर आपको कुछ स्मॉल्स पैटर्न देखने को मिलता है, कुछ स्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। क्या होता है? लेबर्ड डीप ब्रीदिंग, इस तरह का जो पैटर्न है, ये आपका क्यों क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि देखो, बॉडी में हो रहा है एसिडोसिस, कौन सा वाला? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के लिए आपको CO2 बाहर निकालना है। तो जितना ज़्यादा डीप और फोर्सफुल एक्सपिरेशन करोगे, उतना ज़्यादा CO2 बाहर जाएगा। CO2 बाहर चला गया मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाला बाहर चला गया, तो बॉडी में क्या बचा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एडिशन मैं आपको ये भी करता हूँ, ठीक है? लिख नहीं रहा, बस सुनना, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मान लो अगर आपका डीके वाला पेशेंट है ना, और बहुत ज़्यादा लेबर्ड ब्रीथिंग कर रहा है, उसका पीसीओ2 मतलब हो सकता है, क्योंकि लेबर्ड ब्रीथिंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपको पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं करना होता। हमेशा याद रखना, क्यों नहीं इंट्यूबेट करना कि सर पेशेंट बहुत ज़्यादा ऐसे-ऐसे कर रहा है, पेशेंट थक जाएगा, पेशेंट क्रैश हो सकता है, पेशेंट फटीग हो रहा है, पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60, 70 तक जा रही है, टेकिपनिया में है पेशेंट, हम इंट्यूबेट कर दें ताकि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन माय डियर दोस्तों, मेरी बात सुनना, जो पेशेंट ये जो चीज़ कर रहा है, ये इसके कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म है। मेरी बात समझ में आ रही हो? क्योंकि अगर आपने पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया, मेरी बात सुनना, तो मान लो कि पेशेंट आपका 80 ब्रेथ्स पर मिनट के हिसाब से CO2 वॉश आउट करने के लिए उसकी बॉडी काम कर रही थी। लेकिन आप ये 80 कभी भी वेंटिलेटर से नहीं दे पाओगे। तो आपने क्या किया? आपने उसका जो कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म था, उसको फेल कर दिया। समझ में आई मेरी बात? वापस समझाता हूँ। पेशेंट 80 की रेस्पिरेशन ले रहा था। क्यों? क्योंकि उसको CO2 बाहर निकालना था, क्योंकि ये उसके बॉडी में कंपनसेशन करता। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस अचीव करने के लिए पेशेंट इस 80 पे सांस ले रहा है। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसको इंट्यूबेट कर दिया। अब आप वेंटिलेटर से 60 से ज़्यादा नहीं दे पा रहे। समझ में आई मेरी बात? तो अब क्या होगा? अब बॉडी में CO2 रिटेन होने लग जाएगा। तो जो इसका कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म था, आपने वो फेल कर दिया। इसीलिए जिस हद तक कोशिश होती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ, हो सकता है एग्ज़ाम में कभी सिनेरियो बन के आ जाए। अगर रेस्पिरेटरी डीके वाला पेशेंट होता है, ट्राई टू अवॉइड इंट्यूबेशन। समझ में? क्योंकि आप जो नॉर्मल बॉडी मैकेनिक्स के हिसाब से रेस्पिरेटरी जो कंपनसेशन चल रहा है, आप उसको वेंटिलेटर से कंपनसेट नहीं कर पाओगे, ठीक है? हाँ, ऐसी बात नहीं, अगर पेशेंट गिर गया, फटीग हो गया, डायफ्रामेटिक फेलियर हो गया, रेस्पिरेटरी मसल थक गए पूरी तरीके से, पेशेंट क्रैश हो गया, तो उस टाइम तो इंट्यूबेट करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे कि नहीं सर ने बोला था मैकेनिज़्म फेल हो जाएगा, इंट्यूबेट नहीं करेंगे। अरे मर रहा है पेशेंट, समझ रहे हो मेरी बात? तो सिवियरिटी के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। एक कॉन्सेप्ट मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आपको रियल लाइफ सिनेरियो से भी थोड़ा-सा टच करते हुए चलें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्मेलिंग पैटर्न आप सबको पता है, फ्रूटी स्मेल होती है,
क्यों होती है, कीटोन्स की वजह से होती है, ये सब आपको पता है, इसके अंदर मैं नहीं जा रहा। अपडेट्स की क्लास है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको टच करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो एक और टेबल लिख लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि देखो ये सारा ना वो है जो एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेंगे, ठीक है। आप लोगों में से बहुत को लग रहा होगा सर एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा। हो सकता है मेरे बीच में टर्म्स कोइंसाइड कर रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ नया आपको हर टेबल में देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, ऑनसेट कैसा होता है, इसका ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, ठीक है, ग्रेजुअल होगा, लेकिन इसका लेट ऑनसेट हो सकता है, मतलब वीक्स भी लग सकते हैं और मंथ भी लग सकते हैं। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ रही होगी, फॉलो कर रहे हो आप मुझे, ठीक है। कीटोन्स की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, अगर आप यूरिन की बात करते हो तो +2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सही बता सुनना मेरी बात, अगर आप इसकी बात कर रहे हो ब्लड की, तो मोर देन 3 मिलीमोल होनी चाहिए, किसकी, कौन से वाले कीटोन की, मैंने आपको बताया था, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट स्पेलिंग लिखनी है क्या, चलो यहाँ लिख देता हूँ, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। क्या हम करते हैं चेक, नहीं करते, क्यों नहीं करते, महंगा पड़ता है, ठीक है, और इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है इसलिए नहीं करते। कीटोन्स यहाँ पे आपके एब्सेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। पीएच की वैल्यू कितनी बताई थी, लेस देन 7.3 होनी चाहिए। अभी पीएच के हिसाब से कितनी सीवियरिटी है, एक उसके लिए भी अलग से टेबल है, उसमें बाइकार्बोनेट कितना होता है, पीएच कितना होगा आपके, सब उसमें भी डिस्कस करूंगा। जितना अपडेटेड कंटेंट है सारा आपके सामने लाया जा रहा है। पीएच 7.3 से कम होता है इसके अंदर, हमेशा पीएच 7.3 से ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब ये एसिडोटिक कंडीशन नहीं होती है, आप ये याद रखना। बाइकार्बोनेट की वैल्यू मैंने आपको बताया था 18 मिलीमोल से कम होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें आपके मोर देन 15 मिलीमोल से ज़्यादा होती है। ओके, गुड टू गो। सीरम ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे माइल्ड एलिवेटेड होगी, माइल्ड एलिवेशन होगा, लेकिन यहाँ पे सीवियरली एलिवेटेड होती है, एग्जाम में पूछे तो सीधा बोलना मोर देन 320 मिली ऑस्मोल पर केजी पर लीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, यहाँ पे पेशेंट अलर्ट भी हो सकता है और माइल्ड कंफ्यूज हो सकता है, माइल्ड कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट आपका कोमा में मिलेगा, आपको स्टूपर के अंदर मिलेगा, ठीक है। आया मजा, आपका समझ में आ रहा है या फिर मैं अकेले अकेले ही बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। स्टेट वैल्यूज, स्टेट कॉन्सेप्ट, स्टेट मैकेनिज्म, इससे ज्यादा मैं इजी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। स्टेट अपडेट, ठीक है। तो फीचर्स में आपको बता दी, डीके कैसे आप करते हो, डिफरेंशिएट कैसे करोगे दोनों के बीच में। हाँ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टेबल, कि हमारे पास कितनी सीवियरिटी रहती है, कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, जिसके हिसाब से हम उसको चेंज करते हैं। तो आप इस चीज़ को फॉलो करना, मेरे साथ में क्या रखना है क्या नहीं रखना, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था। ओके, सो एक सेकेंड गाइस, चलो, मजा आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखो, अभी जो अपडेटेड कंटेंट आया उसके अंदर ये चीज़ आई है कि अगर पीएच इतने से इतने के बीच में है बाय, तो आपका बाइकार्बोनेट इतने के बीच में होगा, उसमें कीटोन्स इतने हो सकते हैं, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए चीज़। सिंप्लीफाई करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। इस टेबल को फॉलो करना मेरे साथ में, ठीक है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो, जो मैंने कीटोन्स की वैल्यू आपको बताई थी, मैंने कितनी बताई थी? 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ तो एक तो 3 लिख देते हैं, ठीक है? लेकिन 3 से ज़्यादा कितनी? 3 से 6। मॉडरेट के अंदर भी 3 से 6, कि ये मिलीमोल है ना, मैं आगे नहीं लिखूँगा तो चलेगा ना, मिलीमोल पर लीटर। ठीक है? थोड़ा अंडरस्टूड रखो, क्योंकि हर चीज़ लिखूँगा तो डिलीवर कंटेंट कम होगा। ठीक है? तो 3, सॉरी, 3 से 6, 3 से 6 माइल्ड मॉडरेट। सीवियर आ गई तो बात कर दो 6 से ज्यादा मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। यहाँ तक खत्म। अब बात आती है एसिडोसिस की, तो मैंने बोला 7.3 से कम होना चाहिए, तो 7.3 से कम कर देते हैं, यहाँ तो लेते 7.3, ठीक है। हाँ सर, लेकिन 7.3 से कम कितना होना चाहिए, तो ठीक है 7.25, ठीक है, 7.30, तो ये आपका आ गया माइल्ड के अंदर में, ठीक है। लेकिन अगर ये 7.0 से लेके 7.25, 7.25 तो यहाँ आ गया, इससे लेके ये ड्रॉप हो रहा है 7 तक, तो ये आपका मॉडरेट के अंदर में आ गया, ठीक है। अगर यही वैल्यू आपकी लेस देन 7.0 हो जाए, नाउ इट इज अ सीवियर कंडीशन। एक बात और बता दो, ये एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा यहाँ पे कि बाइकार्बोनेट का इंडिकेशन या बाइकार्बोनेट की सिग्निफिकेंस, या आप पेशेंट को पहली बार बाइकार्बोनेट कब देते हो। आप बोलना कि अगर पीएच 7.0 से कम हो जाए, तो हम सोचते हैं पेशेंट को बाइकार्बोनेट रिप्लेस करने का। कितना करेंगे, कैसे करेंगे, कितने मिलीमोल देते हैं, कितने घंटे में देते हैं, किस तरीके से देंगे, कितना परसेंट देंगे, वो सब मैं आपको नीचे बताऊंगा। आपका काम यही है कि क्लास में बने रहें, नींद नहीं लेनी है किसी भी तरीके से,
और कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड बिकॉज दिस क्लास इज समथिंग डिफरेंट। आपको फील हो जाएगा, नहीं हो रहा तो अब हो जाएगा, और अगर होने लग गया है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके सो अब बात आती है बाइकार्बोनेट की। मैंने आपको बोला था 18 से कम होना चाहिए बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो 18 से कम तो हो गया सर, लेकिन 18 से कम कितना, या तो मैं लिख देता हूँ 18, ठीक है, लेकिन यहाँ 15, तो 15 से 18 आपके माइल्ड के अंदर आ गया, ठीक है सर। अब बता दो सर मॉडरेट का, बता दो 10 से 15 लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, या 10 से कम कर लो, ठीक है। देखो माइल्ड मॉडरेट में कोई इशू नहीं है, इशू होगा सीवियरिटी के, सीवियर अंदर, सीवियर के कट ऑफ आपको पता होनी चाहिए, हर कंपोनेंट की सीवियरिटी कट ऑफ पता होनी चाहिए, वो आपको इस टेबल से पता चल जाएगी, इस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीवियरिटी कट ऑफ है, ठीक है। और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की थी तो मैंने यहाँ बोला था अलर्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ अलर्ट रहेगा, यहाँ पे माइल्ड कंफ्यूजन इसको हो सकता है, मॉडरेट के अंदर अलर्ट भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली स्टूपर होगा, पेशेंट आपका कोमेटोज होगा, ठीक। आई होप ये टेबल समझ में आ गई होगी आपको। एक रेंज होती है हर चीज की, आपको पता है माइल्ड मॉडरेट के अंदर बहुत ज्यादा खेलता है, माइल्ड कॉग्निशन डेवलपमेंट बता दो, है ना, माइल्ड प्रोटीन यूरिया बता दो, हाइपरटेंशन बता दो, तो वैल्यूज रेंज के अंदर बहुत ज्यादा खेलता है। दिस इज द एग्जैक्ट डेटा जो गाइडलाइंस में लिख रखा है, मैंने आपके सामने एग्जैक्टली वो पेस्ट कर दिया है, इसको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए चीज नहीं हो, कुछ के लिए पुरानी हो, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कीटोन्स की वैल्यूज मैंने आपको बता दी, ठीक है, कितनी रेंज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ना ये याद रखो, 6 से ज्यादा सीवियर, 7 से कम पीएच सीवियर, बाइकार्बोनेट 10 से कम सीवियर, और यहाँ पे आपके पेशेंट को कोमा होगा। ओके गुड टू गो है, चलो आगे चलते, बढ़िया। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है, सिर्फ नाम लिखता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन डीके के कॉम्प्लिकेशन के लिए आप क्या याद रखोगे, आप याद रखना कि हम खाते हैं चाट, ठीक है, चाट खाएंगे, चाट खाएंगे। अब देखो ये जो ए है आपका, ये एक न्यूमेरिकल की तरह लिखता है, जिसको बोलते हैं 4, ठीक है। देखो है कि नहीं सेम, ये दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मेरे पास 4 एच होते, तो अब मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं, तो अपन लिखते हैं सी एच ए, सॉरी सी एच 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 एच, और अरे 4 एच है भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी चार्ट हो गई, चार्ट हो गया। किसी के लिए चाहत भी हो सकता है, सबके अलग अलग सोच होती है, अगर चाहत भी है तो भी ठीक है, जवानी का जोश है, लेकिन पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए। तो सी से आपका होता है सेरेब्रल एडीमा, याद रखना, सेरेब्रल एडीना कैसे होता है, क्या होता है, वो इस क्लास में, सॉरी आई कांट बी एबल टू डिस्कस इट, ठीक है। उसके लिए आपको हो सकता है मुझे कमेंट करने के पूछना पड़े, लेकिन मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं, लेकिन इस क्लास में नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्लास किसी और चीज के लिए डेडिकेटेड है। सेरेब्रल एडीमा होगा। अब देखो सबको पता है आपको हाइपोक्सीमिया होगा पेशेंट को, ठीक है, ये सारे लेट कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन होते हैं, याद रखना। अगर पेशेंट डीके की वजह से हार्ट फेलियर में चला जाएगा तो आपके हाइपोक्सीमिया वाला कंपोनेंट हो सकता है। इसी के साथ साथ एक हाइपरकैलीमिया होता है, हाइपोकैलीमिया होता है पेशेंट को, क्या होता है हाइपोकैलीमिया, सबको पता है पोटेशियम की वैल्यूज डीके के अंदर कम होती है, ठीक है। पोटेशियम को भी बैलेंस करना डीके के मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप सबको पता है अगर जब तक आपका पोटेशियम नॉर्मल नहीं होगा, आप इतने हाई ब्लड ग्लूकोज के अंदर भी पेशेंट को इंसुलिन नहीं दे पाओगे, समझ रहे हो। तो एक ही काउंटर इंडिकेशन होता है, या एक ही बाउंड्री होती है जब आप इतने हाई शुगर में इंसुलिन नहीं दे सकते, कि अगर पेशेंट का पोटेशियम बैलेंस नहीं है तो, क्योंकि आपको पता है द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग इंसुलिन टू द पेशेंट, the patient's hyperkalemia, sorry, the patient potassium value will start lowering down, समझ रहे हो, आपको पता है वो शिफ्ट कर देगा ना अंदर की तरफ में, तो हो जाएगा हाइपोकैलीमिया। सबसे पहले आपको पोटेशियम को रिप्लेनिश करना पड़ेगा ताकि आप इंसुलिन दे सको, क्योंकि जो इंसुलिन आप दे रहे हो वो और दिक्कत कर देगा, पता चला आपने आरबीएस तो नॉर्मल ले गया, पेशेंट अरिथमिया से मर गया, ठीक है, समझ में आई मेरी बात, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो हाइपोकैलीमिया एक हाइपोक्सीमिया हो गया, एक आपका हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी आ जाएगा आपका, एक कंपोनेंट, ठीक है। एक आपका थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पेशेंट को थ्रोम्बस बन सकता है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है पेशेंट के अंदर में। एक पेशेंट के अंदर ना हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और इससे एसिडोसिस, मतलब कि आपके आईएच प्लस आयंस कम हो जाएंगे, ओके, यहाँ तक ठीक है। तो ये आपके कुछ निमोनिक्स थे जिसको आप CHAT चाहत या चार्ट से याद रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों, क्या, कैसे, कब, सब, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाँ नाउ दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट, ओके, नोटिस, बिकॉज पूरी गाइडलाइंस में जो चेंजेस हैं और जो कंट्रोवर्सी भी है, अगर वो उठेगी
तो जो अब स्टेटमेंट मैं बोलने वाला हूँ ना वहीं से उठेगी और आपके दिमाग में भी शायद बहुत कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाए इस स्लाइड के बाद में। लेट मी टेल यू कि क्यों मैं इस स्लाइड को इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आप सबको पता है, आप सबने जो हॉस्पिटल में काम करता है उनको भी पता है, जो नहीं करता उनको भी पता है, जिन्होंने डीके सबको पता है कि जब पेशेंट को फ्लूइड आपको डीके वाले पेशेंट के अंदर इजीली बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है ना। डिहाइड्रेशन ही सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है डीके वाले पेशेंट के अंदर। डीके वाला पेशेंट 50% ठीक हो जाएगा अगर आप उसका सिर्फ फ्लूइड फ्लूइड भी बैलेंस कर दोगे तो। समझ में आई मेरी बात? अगर आप पेशेंट को डीके वाले पेशेंट को आप हाई अमाउंट में बहुत सारा फ्लूइड दे दो, कैसे देंगे, फ्लूइड रेट्स क्या रहेगी, कौन से देते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी स्टैंडर्ड जनरल बात कर रहा हूं, अगर पेशेंट को आप सिर्फ बॉडी में फ्लूइड रिप्लेनिश कर दो तो भी डीके वाला पेशेंट 50% रिजॉल्व हो जाता है। उसका हाइपोकेलीमिया, उसका इंसुलिन, उसका फास्फोरस ऑटोमेटिकली एसिडोसिस तक भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। आपको सिर्फ क्या बैलेंस करना है, पेशेंट का हाइड्रेशन बैलेंस करना है। ठीक है। अब आप सबको पता है कि हम क्या देते हैं स्टैंडर्ड चॉइस में, 0.9% वाला सोडियम क्लोराइड देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सलाइन देते हैं, सबको पता है। लेकिन अब बात यह है कि अभी जो गाइडलाइंस आई है उसमें जो उन्होंने स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ चॉइस बोला है, उसमें इन्होंने बोला है बैलेंस क्रिस्टलॉइड। क्या लिखा है? बैलेंस्ड क्रिस्टलॉइड। ये ठीक है सर, क्रिस्टलॉइड बोला तो है, क्या दिक्कत है, एनएस क्रिस्टलॉइड में तो आता है। लेकिन उन्होंने वहां पे आरएल लिखा है यार। बताओ, उन्होंने ये बोला कि अगर आप पेशेंट को एनएस बहुत हाई क्वांटिटी में दोगे, क्योंकि आप सबको पता है, सॉरी, आप सबको पता है कि डीके वाले पेशेंट को आपको बहुत एग्रेसिव अमाउंट में, कम से कम 3-4 लीटर तक आपको उसको फ्लूइड देना पड़ता है एग्रेसिवली। तो अगर लार्ज बोलसिस के अंदर, क्या बोला मैंने, लार्ज बोलस के अंदर आप पेशेंट को नॉर्मल सलाइन दोगे तो पेशेंट को हो जाएगा हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस ये बोला है गाइडलाइंस में, इसलिए एनएस की जगह आरएल यूज करते हैं। अरे सर, गाइडलाइंस चेंज, आरएल देना है? रुको, कंट्रोवर्सी है कुछ इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझाता हूं। पहले आप समझो कि उन्होंने आरएल क्यों प्रेफर करा। पॉइंट नंबर 1, आरएल, व्हाई आरएल इज प्रेफर्ड, यहां लिखते हैं, बट व्हाई? बिकॉज वो आपके हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर देता है। कौन? एनएस। एनएस जो आपका है 0.9% वाला। ठीक है, तो हम क्या करना चाहिए सर, हमें आरएल देना चाहिए या एनएस देना चाहिए? आपको एनएस ही देना चाहिए। अरे सर, अभी तो आप बोल रहे हो आरएल लिख दिया उन्होंने। सुनो मेरी बात, देखो आपकी मेरी बॉडी नॉर्मल बॉडी, जिसमें किडनी का कोई कंपोनेंट, हार्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई क्रॉनिक इम्यूनिटी इश्यूज नहीं है, उस कंडीशन में आपकी और मेरी किडनी को कितना भी सोडियम क्लोराइड दे दो, कितना भी नॉर्मल सलाइन दे दो, अपन लोग इस स्टेट में नहीं लैंड करेंगे, क्योंकि बॉडी आपकी बैलेंस कर देगी। हाँ सर, ये बात तो आपने सही बोली। ठीक, तो सर फिर ये गाइडलाइंस किसके लिए है? ये गाइडलाइंस किसके लिए है? ये गाइडलाइंस उन लोगों के लिए है जो आपके सीकेडी वाले पेशेंट हैं। कौन से वाले पेशेंट बोले सर आपने? सीकेडी वाले पेशेंट बोले, या क्रॉनिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट बोले, या जो आपके बहुत एल्डरली पेशेंट्स हैं उनके लिए, जिनकी बॉडी बहुत फ्रेजाइल है उनके लिए बैलेंस क्रिस्टलॉइड में आरएल प्रेफर करेंगे ओवर एनएस। तो हमेशा याद रखना, या बस याद रख लेना कि एग्जाम में जो फ्लूइड देने का पूछ रहा है, स्टैंडर्ड फ्लूइड पूछ रहा है, वो कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में तो नहीं पूछ रहा, स्पेसिफिक केस में तो नहीं पूछ रहा, कोई एज ग्रुप देखे तो नहीं पूछ रहा। पूछ लिया 80 ईयर ओल्ड कम विद फलाना ढीम का एसिडोसिस है, फ्रूटी स्मेल आ रही है, कीटोन्स पॉजिटिव आ गए हैं, आपने शुगर किया 450 शुगर आ रही है, आपने स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या दोगे, आप करके आ गए एनएस। ना 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 ना, देखो 80 साल लिखा हुआ है उसने, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये है, तो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हर चीज की डिटेल लिखी होती है कि कब, क्यों, कैसे और क्यों नहीं, और कब नहीं, समझ, और किसको नहीं, ये सारी चीजें गाइडलाइंस के अंदर आती है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितना बोल रहा हूँ आप समझो, समझे मेरी बात? आरएल वर्सेस एनएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कब आरएल देना है? अगर पेशेंट के लिए किडनी इश्यूज है, अगर पेशेंट को हार्ट इश्यूज हैं, अगर पेशेंट की एज ज्यादा है, या अदर कोई क्रॉनिक इश्यूज है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक इश्यूज है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? यू विल गो फॉर बैलेंस क्रिस्टलोइड में आरएल, अदरवाइज एनएससी करके आओगे। ओके,
ओके, ओके, ठीक है। तो आई होप फ्लूइड ऑफ चॉइस समझ में आ गया आपको, क्या समझाने की कोशिश करा मैंने। आगे चलते हैं फ्लूइड रेट, ठीक है? ठीक है सर, अब आप ये बता दो कि मेरे पास डीके का पेशेंट आया तो मुझे कैसे मैनेज करना है? सबसे पहले आप 15 टू 20 एमएल पर केजी उसको स्टैट फ्लूइड बोलस दे दो एनएस का 0.9%। ठीक है सर। मतलब कि अगर आपके पास 20 किलो, 20 मान लेते हैं, 70 किलो का पेशेंट आपके पास आया तो 1400 ml आपको देना है एज सून एज पॉसिबल। या तो विद इन 1 आवर कर दो या फिर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद अगले 2 से 4 घंटे के अंदर, नेक्स्ट 2 टू 4 आवर्स नेक्स्ट आप कितना दोगे? 500 टू 1000 ml पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया? पहले ये कर दो, स्टैट लगा दो, उसके बाद ये कर दो। ठीक है, ये सारा तब करना जब आपका डीकेए का केस कंफर्म हो, है ना? डीकेए का केस कंफर्म नहीं है तो इतना सारा फ्लूइड देने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो अगर कार्डियक ओवरलोड का इशू है, किडनी इश्यूज हैं, तो उसमें गाइडलाइंस चेंज हो जाती है, लेकिन आपको वो नहीं पूछेगा तो आपको उसमें ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा मैं कि उसमें कितना जाता है, क्योंकि ये भी मेरे आई थिंक ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है जो मैं टर्म्स आपके सामने बोल रहा हूँ। हो सकता है वैल्यूज में आप लोग परेशान हो जाओ, लेकिन जितना मैं स्लोली आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, आप समझो। तो पेशेंट आया आपके पास, आपने देखा मीठा मीठा खुशबू आ रही, यूरिन कीटोन क्या 2 से ज़्यादा आ गए, शुगर आपकी 300 आ रही है। तो आपने क्या किया? आपने सबसे पहले उसको 15-20 एमएल पर केजी के हिसाब से एनएस उसको बढ़िया से रश कर दिया। आपने कैनोला लगा दिया ग्रीन कलर का, आपने उसको दे दिया। उसके बाद आप क्या करोगे? फिर आप अगले 2-4 घंटे के अंदर 500 से 1000 एमएल के आसपास में उसको और उस पर 500 से 1000 एमएल पर केजी, सॉरी 500 से 1000 एमएल पर आवर उसको और आपने फ्लूइड दिया। उसके बाद में अब देखो, अब होता है एक मेंटेनेंस फ्लूइड। क्या होता है? मेंटेनेंस फ्लूइड। मेंटेनेंस फ्लूइड मतलब कि अगले 6 घंटे, अब देखो 1 घंटा तो यहाँ चला गया आपका मान लेते हैं, और 4 घंटा आप यहाँ चले गए, तो 5 घंटे का तो कहानी यहाँ हो गई। अब 5 घंटे के बाद क्या करेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? एक गाइडलाइंस के अंदर एक स्टेटमेंट और भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको विदिन फर्स्ट 24 से 48 आवर्स के अंदर में आपको मोर देन 50% पेशेंट का जो बैलेंस है उसको रिप्लेनिश करना होता है, या जो पेशेंट का बॉडी फ्लूइड है, जितना वो आपके नेगेटिव बैलेंस में है वो आपको रिप्लेनिश करना पड़ता है। ये भी याद रखना। तो पूछे कितना आपको इंक्रीज करना होता है, रेट कितनी आपको मोर देन 50 रिप्लेनिश करनी होती है 24 आवर्स के अंदर में। ठीक है, याद रखना। ओके, मेंटेनेंस कितना देंगे? तो आप बोलना 250 से लेके 500 एमएल पर आवर, किसका? वही एनएस का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? पहले घंटे का समझ में आ गया, स्टैट समझ में आ गया, उसके बाद उसके अगले 2-4 घंटे का समझ में आ गया। फिर आप पूरे दिन क्या चलाओगे? आप पूरे दिन ये चलाओगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ ये क्या लिखा हुआ है कि अब क्या करना है? अब ये बात आ गई कि अब मुझे डीएनएस देना है पेशेंट को। एनएस एनएस देते-देते डॉक्टर आया कि नहीं, नहीं इसको डीएनएस दे दो। अरे क्यों दे दो डीएनएस दे दो? एनएस चल तो रहा है इसको। नहीं, आपको डीएनएस पे स्विच करना पड़ेगा अगर पेशेंट की आरबीएस की वैल्यू 250 एमजी पर डीएल से कम आ जाएगी। तो एग्जाम क्वेश्चन कि व्हेन यू हैव टू स्विच फ्रॉम एनएस टू डीएनएस। अब यहाँ पे 2 चीजें और है कि डीएनएस भी आपके 2 तरीके के होते हैं। एक में डी 5% होता है और एक में आपके डी 10% होता है। गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप 5% वाला दो या 10% वाला दो, लेकिन आपको हॉस्पिटल में जो मिलेगा वो आपको 5% वाला इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आंसर कर देना डीएनएस। हालांकि नहीं पूछेगा 5% या 10%, फिर भी मैंने कहा अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए। सही है कि नहीं? अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर दो। ओके, कंटिन्यू। तो जैसे ही 250 से कम हुआ, आपने क्या किया? आपने स्विच कर दिया। किस पे स्विच किया? डीएनएस पे। क्यों करोगे? क्योंकि देखो सडनली आप शुगर कम नहीं कर सकते पेशेंट का, ये याद रख लेना। सडनली पेशेंट कम नहीं, शुगर कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके साथ साथ आप इंसुलिन भी दे रहे होते हो, याद रखना। अब इंसुलिन भी चलाएंगे अपन पेशेंट को। अब मजा आ रहा होगा, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि देखो आपका पेशेंट का पोटेशियम नॉर्मल है, लेकिन पोटेशियम नॉर्मल है तो आपको शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन तो चलाना पड़ेगा, है ना? ओके, लेकिन हालांकि इंसुलिन की वैल्यूज आपकी, जब आप फ्लूइड रिससिटेट करना स्टार्ट करते हो, फ्लूइड देना स्टार्ट करते हो, तो आपकी जो जो यूरिन की जो कीटोन्स होती है वो भी कम होने लग जाती हैं, आपके ब्लड ग्लूकोज भी नॉर्मल आने लग जाता है। लेकिन अगर सिर्फ फ्लूइड से ये सब नहीं हो रहा,
उस कंडीशन में आपको स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो एग्जाम क्वेश्चन तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि 250 से नीचे आपको डीएनएस पे स्विच करना पड़ेगा। डीएनएस की रेट कोई दिक्कत नहीं, वही आप 150 से 200 ml पर आवर पे डीएनएस कंटिन्यू कर दो। अगर वापस पेशेंट की शुगर की वैल्यू 300 आ गई, आपने यू हैव टू चेक आरबीएस एवरी आवर, ये याद रख लेना। अगर पूछे डीके वाले पेशेंट के अंदर आरबीएस कब कितना फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं, तो आप बोलना पर आवर या एवरी आवर इसकी शुगर मॉनिटरिंग होती है। हालांकि बहुत पेनफुल होता है, हर घंटे जाके पेशेंट को सुई चुपाना, पेशेंट परेशान, आप परेशान। देखिए 6 घंटे की ड्यूटी में 6-7 बार आरबीएस करना पड़ता है, लेकिन अभी तक ठीक है। हालाँकि डिवाइस आ गए हैं, नीडललेस आपकी ग्लूकोज़ स्ट्रिप आ चुकी है, ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग आ चुके हैं, उसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो डीएनएस पे कब स्विच करना है, ये आपको समझ में आ गया। नाउ अब अपने पास आते हैं इंसुलिन की बारी, ठीक है? तो अब देखो, सर क्या हम इंसुलिन बोलस दे सकते हैं? इतना सारा शुगर लेके आया पेशेंट, तो हम क्या करना चाहिए सर, हम इंसुलिन को बोलस दे दें? बिल्कुल दे सकते हो। दे सकते हैं सर? हाँ, दे सकते हो। ठीक है सर, बताओ कितना देना है? आपको देना है 0.1 यूनिट पर केजी, ठीक है? पर आवर। अरे सर, बोलस में आर कहाँ से आ गया? सुनो मेरी बात। देखो क्या होता है ना, बोलस उसी कंडीशन में पेशेंट को देते हैं, ये स्टेटमेंट भी याद रख लेना। स्टेटमेंट क्या बोला मैंने कि बोलस उसी कंडीशन में देंगे पेशेंट को अगर आप इन्फ्यूजन स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो सकता है, या आपके पास इन्फ्यूजन अवेलेबल नहीं है, सिरिंज पंप आपके सारे बिजी हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आपने सिरिंज पंप मंगाया, उसी कंडीशन के अंदर आप पेशेंट को बोलस इंसुलिन दोगे। अदरवाइज स्टार्ट फ्रॉम इन्फ्यूजन। समझ में आई? अगर सीधे इन्फ्यूजन से स्टार्ट कर रहे हो तो देयर इज नो गाइडलाइंस, देयर इज नो स्टेटमेंट जो फेवर करता है बोलस इंसुलिन को। समझ रहे हो? हालांकि आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि इतना सारा इंसुलिन है, थोड़ा बोलस दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन नहीं। याद रखना, बोलस इंसुलिन उसी कंडीशन में रिकमेंडेड है जब आपके पास इन्फ्यूजन स्टैब्लिश करने में टाइम लग रहा हो, ठीक है? तो अब आपने कैलकुलेट कर लो, 0.1 यूनिट पर केजी, मान लो 70 किलो का पेशेंट है, ठीक है? 70 किलो का पेशेंट है तो कितना हो जाएगा? 7 यूनिट के आसपास, है ना? 70 किलो का हो जाएगा तो 7 यूनिट आ गया आपके पास। तो 7 यूनिट आप सीरीज में लोड करो और इसको सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर रूट से पेशेंट को दे दो। ठीक, ये तो हो गया आपकी बोलस की बात। ठीक है सर, इन्फ्यूजन कितना चलाना है? इन्फ्यूजन भी सेम रेट पे चलाना है, मतलब कि 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर। ओके, गॉट इट। अब सर इंसुलिन चल रहा है, कब रोकना पड़ेगा इंसुलिन? चलता तो नहीं है, चलता तो नहीं छोड़ सकते। उसकी वजह से दो चीजें होती हैं इंसुलिन की वजह से, एक तो आपका पोटेशियम भी कम होगा और आपका ग्लूकोज भी कम होगा, इंसुलिन जा रहा है। ठीक है, तो पोटेशियम अगर 3.5 3.5 से नीचे हो जाए तो आपको इंसुलिन स्टॉप करना है। पॉइंट नंबर वन, इंसुलिन का कट ऑफ समझ में आ गया, सॉरी पोटेशियम का कट ऑफ समझ में आ गया। अगर 3.5 मिली इक्विवेलेंट से कम पोटेशियम चला जाएगा, इंसुलिन रोको, पहले पोटेशियम रिप्लेनिश करो, क्योंकि पेशेंट ऐसे नहीं तो ऐसे मर जाएगा, पोटेशियम से मर जाएगा, शुगर ठीक करते रह जाओगे तुम लोग। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। अगर ग्लूकोज की वैल्यू 200 से कम हो गई, 200 मिली इक्विवेलेंट सॉरी मिलीग्राम पर डीएल से कम हो गई, उस कंडीशन में इंसुलिन को रोक दो। ना 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 ना, नहीं रोकते, याद रखना, क्योंकि सडनली शुगर शूट कर जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, इसको हाफ कर दो, 0.5 यूनिट कर दो पर केजी, सॉरी, हाँ, पर केजी पर आवर। ओके, अब समझ में आ गया सर। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? गुड। तो बोलस कब देते हैं समझ में आ गया, इन्फ्यूजन रेट समझ में आ गई, टारगेट ग्लूकोज कितना रहना चाहिए ये समझ में आ गया। ठीक है, ओके, सो नाउ ओके, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ओके सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ठीक हो गया पेशेंट या उसका डी के रिजॉल्व हो गया, कैसे पता चलेगा हमारे को? कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए इस चीज़ का भी कि डी के रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमें भी कुछ क्राइटेरिया बताओ जिससे हमें पता चल जाए कि डी के रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको, भाई आप जो जो चीज़ें आपकी खराब थी उन सब चीज़ों को देख लो। ठीक है, तो प्लाज्मा जो कीटोन्स थी वो आपके लेस देन थ्री मिलीमोल पर लीटर, जो आपका वही बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वाला कंपोनेंट। ठीक है, और आपका यूरिनरी पीएच, यूरिनरी कीटोन्स की वैल्यू देख लो, तो वो आपका जीरो हो जानी चाहिए। जीरो होता है ना, जीरो होता है, फिर +1 होता है, फिर +2 होता है। ठीक है, तो या तो यूरिन कीटोन नेगेटिव होना चाहिए, याद रख लो, यूरिन कीटोन नेगेटिव, प्लाज्मा में कीटोन लेस देन 3। ठीक है, पीएच कितने से कम होती है, 7.3 से कम होती है तो 7.3 से बढ़ा दो, आपका डी के रिजॉल्व हो जाएगा।
समझ में आ गई मेरी बात? ब्लड ग्लूकोज़ की बात की थी, ब्लड ग्लूकोज़ कितना? टारगेट ब्लड ग्लूकोज़ लेस देन 200 एमएल आपका बार-बार रिपीटेड रीडिंग में अगर 200 से कम आ रहा है, 200 से कम आ रहा है, रिपीटेड रीडिंग्स में, तो उस कंडीशन में आप इसको बोल सकते हो कि इट इज़ रिज़ॉल्विंग डीकेए या नाउ इट इज़ इन द माइल्ड फॉर्म डीकेए। ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब टारगेट ग्लूकोज़ ये जो है, ये जो आपने स्विच किया ना ये वाला, ये आप ना बोलस फॉर्म में लगाते हो, ये भी याद रखना। ठीक है? ये इन्फ्यूज़न नहीं है, इन्फ्यूज़न तो बस ये था। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि देखो, मैंने बोला ना आपको 200 से कम, तो 200 से कम इज़ अ रिज़ॉल्विंग क्राइटेरिया, ठीक है? तो जब रिज़ॉल्व हो रहा है, तो ट्राई टू स्विच, समझ रहे हो? उसको वीन ऑफ करने की कोशिश करो, ठीक है? मतलब कहने का वापस बोलता हूँ, अगर 200 से कम हो गया, तो फिर आपने इंसुलिन की डोज़ आधी करके उसको बोलस लगाना स्टार्ट करो। अगर बोलस लगाते-लगाते वापस वो 200 से क्रॉस कर जाए या 250 से क्रॉस कर जाए, इन्फ्यूज़न पे ले लो और वापस रेट ये वाली सेट कर देना। ठीक है? मुझे लगा आप हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि सर क्या बता रहे हो? इतना सारा, इतना तो कभी पूछा ही नहीं। देखो, याद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। एग्ज़ाम मेरी बात सुनी हुई दिमाग में फँस जाए किसी तरीके से, एग्ज़ाम में मिल जाए क्वेश्चन, टिक कर देना। नहीं मिले, बाद में काम आएगी। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती, याद रखना। ठीक है? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, रिज़ॉल्यूशन क्राइटेरिया हो गया। ठीक है? देखिए, अब पोटेशियम की बारी आती है। देखो, नॉर्मल पोटेशियम आप सबको पता है कि इट इज़ 3.5 टू 5.5 के बीच में होता है। पॉइंट नंबर 1, अगर लेस देन 3.5 पोटेशियम है, तो इट इज़ द इंडिकेशन कि आप अभी तक पेशेंट को इंसुलिन नहीं दोगे। पेशेंट को इंसुलिन नहीं दोगे। ना आप बोलस दोगे, ना आप इन्फ्यूज़न लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? पेशेंट का टारगेट पोटेशियम कितना होना चाहिए? टारगेट टारगेट पोटेशियम होना चाहिए आपका 4.5 से, सॉरी 4 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है? 4.5 से लेके 5 के बीच में होना चाहिए। समझ में आ गया? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है? सर हम तो इंसुलिन दे रहे हैं पेशेंट को, उसका तो पोटेशियम ड्रॉप हो सकता है, बिल्कुल ड्रॉप हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? देखो, अगर आपका, एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा हट के टॉपिक से है, इसी में इंक्लूड कर देते हैं। अगर 3.5 से नीचे आ जाएगा पोटेशियम, तो क्या करोगे आप? पर आवर 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर पोटेशियम करेक्शन दोगे पेशेंट को। समझ में आ रही है मेरी बात? एक जो पोटेशियम का वाइल आता है, पोटेशियम क्लोराइड का एक जो वाइल आता है, उसके अंदर 10 मिली इक्विवेलेंट होता है। 10 एमएल में 10 मिली इक्विवेलेंट होता है, मतलब 1 एमएल में 1 मिली इक्विवेलेंट होता है, याद रख लेना। तो एक एक वाइल 1 घंटे के अंदर पेशेंट को चल जानी चाहिए। ठीक है? कैसे? कैसे जाएगी सर? जो फ्लूइड चल रहा है आपका, जो फ्लूइड चल रहा है, उसमें डाल दो फोड़ के। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो पोटेशियम साथ-साथ चला जाएगा। तो इन एवरी बॉटल, जो भी आपकी डीएनएस की, एनएस की जो भी बॉटल जा रही है, सब में पोटेशियम की एक वाइल तो होनी चाहिए। ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात में? उससे क्या होगा, आपका पोटेशियम वाला कंपोनेंट बैलेंस रहेगा और साथ में आपको केएफटी रिपीट करनी पड़ेगी। ये एबीजी में भी दिख जाएगा वैसे तो आपको। एबीजी, केएफटी, व्हिचसोएवर इज़ योर कंफर्टेबल व्हिचसोएवर इज़ योर कंफर्टेबल रेंज, आप उसको करवा सकते हो। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया, टारगेट आपको इतने से रखना है और इंसुलिन की वैल्यूज़, इंसुलिन की रेट भी पोटेशियम पे डिपेंड करती है, क्योंकि क्योंकि आपको पता है वो इंसुलिन पोटेशियम को अंदर शिफ्ट कर देगा इस वज़ह से। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया मेरी बात? अब देखो, अगर आपका बाइकार्बोनेट 7 से कम हो जाता है, जो कि सीवियर उसमें आता है, मैंने आपको बोला था, तो आपको बाइकार्बोनेट करेक्शन करना पड़ेगा। कितना करोगे? 100 मिली मिलीमोल पर लीटर। ठीक है? 100 मिलीमोल पर लीटर। या इसको ऐसे बोल देते हैं, 100 मिलीमोल करेक्शन करना है आपको। कितने करोगे? पर लीटर नहीं, पर आवर करते हैं, ठीक है? मतलब कि 1 घंटे के अंदर आपको, 1 से 2 घंटे का लिखा हुआ है गाइडलाइंस के अंदर, 1 से 2 घंटा कर देता हूँ, ठीक है? 1 से 2 घंटे के अंदर आपको 100 मिलीमोल आपको बाइकार्बोनेट, कितना बाइकार्बोनेट की वैल्यू की अलग-अलग आपकी स्ट्रेंथ आती है। तो आपको 8.4% वाला सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका 100 देना है पेशेंट को। अगर उसकी वैल्यू पीएच की 7.0 से कम आ जाती है 1 से 2 घंटे के अंदर, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये देने के बाद उसकी पीएच की वैल्यू मोर देन 7.0 हो जाएगी। समझ में आ गया? बाइकार्बोनेट कितना देना है? 100, ठीक है? एक वाइल जो बाइकार्बोनेट की आती है 8.4 वाली, उसके अंदर 10 आता है। तो मतलब आप 10 बाइकार्बोनेट की वाइल फोड़ के
पेशेंट को 1 से 2 घंटे के अंदर आईवी उसको रश कर दो। एक बात और, एक पॉइंट और, आप सोडियम बाइकार्बोनेट को स्टैट मतलब आईवी पुश भी दे सकते हो, ये भी याद रख लेना, हम लोग देते हैं, ठीक है? आईवी पुश दे सकते हो पेशेंट को। ओके, सो पोटेशियम क्लियर हो गया, बाइकार्बोनेट क्लियर हो गया, इंसुलिन क्लियर हो गया, एचएचएस क्लियर हो गया, फ्लूइड्स क्लियर हो गया, एनएस वर्सेस आरएल क्लियर हो गया। तो यही सारा था कि बाइकार्बोनेट के अंदर मतलब कि डीके के अंदर क्या अपडेट है। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, आप बोर नहीं हो रहे, ठीक है? हो सकता है थोड़ा लंबा खिंच गया हो, किसी-किसी को मज़ा भी आ रहा हो, तो आई थिंक सबको मज़े लेने चाहिए, ठीक है? क्योंकि बोल तो मैं रहा हूँ, आपको तो बस सुनना है। आपको कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक अपडेट, ठीक है? इसी तरीके के और अपडेट आगे डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है? तो लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं अगली बार तो लेट्स सी कि अगला अपडेट किस चीज़ पे है हमारा, ओके? ओके, सॉरी, तो वीडियो थोड़ा लैग कर रहा है, ठीक है? सो लेट्स मूव। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अडल्ट सीपीआर, हालांकि देखो, अडल्ट सीपीआर पे कोई चेंज नहीं आया है, सब वही है, ठीक है? कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन वो सीपीआर में चेंजेस नहीं है, सीपीआर की गाइडलाइंस रिमेन द सेम, ठीक है? इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको चेन ऑफ सर्वाइवल डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि पीडियाट्रिक चेन ऑफ सर्वाइवल इंक्लूड किया गया है इसके अंदर, और पीडियाट्रिक और अडल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाकी ड्यूरेशन, करंट वरंट, डेप्थ वेप्थ, पोजीशन, किसी में कोई चेंज नहीं है। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर एक चेंजेस है, ठीक है? एक आपका, अगर पेशेंट ओपियोइड कुछ आपके ओपियोइड पॉइजनिंग का पेशेंट आता है, उसके अंदर एक गाइडलाइंस में थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है? थोड़ा बहुत चेंज है, वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है? मेन पे नहीं जाके, जो अपडेटेड है सिर्फ वो बता रहा हूँ। अगर आपको मेन भी चाहिए तो फिर आप बता देना, उसमें टाइम लग सकता है बनाने में, क्योंकि उस वो वीडियो तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आप बता सकते हो। सो फॉर नाउ लेट्स सी, जो आपके अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, क्या बोला मैंने, जो आपके एएचए के अकॉर्डिंग जो न्यू अपडेट्स हैं, एएचए के अकॉर्डिंग, रुको, ओके, तो आपके एएचए के अकॉर्डिंग जो न्यू गाइडलाइंस है, जो आपके एएलएस बीएलएस पे जो है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चेंज हुए हैं थोड़े बहुत, वो मैं आपके सामने डिस्कस करते हैं। चलो चलो चलो, ओके, वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आ रही हो, तो नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक कर देना भाई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बस हो सकता है कुछ बच्चे लाइक नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। ओके, सो अभी का जो अपडेटेड आपका एएलएस बीएलएस वाला और पूरा डिटेल जो भी आपका नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन आया है एएचए की तरफ से, उसके अंदर कुछ चेन ऑफ सर्वाइवल इवेंट्स होते हैं, आप सबको पता होगा, आपने सुना होगा ना, अर्ली रिकॉग्निशन, एक्टिवेशन ऑफ अलार्म, सीपीआर, हाई क्वालिटी सीपीआर, शिफ्टिंग द पेशेंट। तो पहले वो सिर्फ अडल्ट्स के लिए था, अब उन्होंने पीडियाट्रिक क्लाइंट्स के लिए भी उसको इंक्लूड कर दिया है। तो एक टेबल है, ठीक है? इसमें मैं आपको लिखता हूँ कि कौन सा सीक्वेंस आप अडल्ट में फॉलो करोगे, एक निमोनिक बता दूंगा उसका, और कौन सा आप पीडियाट्रिक्स में फॉलो करते हैं उसका भी एक निमोनिक बता देंगे, ठीक है? तो अडल्ट के लिए आप क्या करोगे, एक थोड़ा बड़ा अजीब-सा है, ठीक है? आप उसको बस थोड़ा फ़ील लेके पढ़ने फ़ील लो, ठीक है? तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखता हूँ मैं कि ये बस देखते रहना, ठीक है? रह-दपाड़, रह-दपाड़, मतलब ठीक है, याद रखने के लिए है, रह-धपाड़। तो अब इसमें क्या मतलब है? तो यहाँ मैं लिखता हूँ आर एंड ई, पहला पॉइंट यहाँ हो गया। उसके बाद सेकंड में लिखता हूँ एच, फिर लिखता हूँ मैं धपाड़, DAPR, धपाड़, रे धपाड़, ठीक है? हरियाणवी में शायद कुछ हो सकता है इसका मतलब, ठीक है? तो सबसे पहले रिकॉग्निशन एंड इमरजेंसी एक्टिवेशन, RE का मतलब है रिकॉग्निशन एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। क्या मैं लिखूं, लिखना चाहता हूं, लिख दूं, रिकॉग्निशन एंड इमरजेंसी एक्टिवेशन, ठीक है? अब इसके बाद एच से क्या आएगा, एक्टिवेशन कर दिया, अब स्टार्ट करो सीपीआर। तो यहाँ आपके पास है हाई क्वालिटी सीपीआर, जैसे ही आपका सेल्फ आई, उसको कर दो डिफिब्रिलेट, क्या कर दो, डिफिब्रिलेट। फिर आप करोगे एडवांस रिससिटेशन, एडवांस रिससिटेशन। अब पेशेंट रिवाइव हो गया, अब इसको करो आप पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर, एंड लास्ट में इट इज योर rehabilitation and survivalship, survivalship,
ठीक है? राइटिंग का थोड़ा देख लेना, कंटेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये एक निमोनिक आप याद रखना रह-धपाड़ अडल्ट्स के लिए है, ठीक है? थोड़ा बहुत चीज़ पीडियाट्रिक्स में है, पीडियाट्रिक्स में थोड़ा अच्छा निमोनिक बनाएँगे क्योंकि बच्चे बच्चे मन के सच्चे। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे परी, बच्चों के लिए हम देंगे परी। परी कौन-सी है हमारे पास? तो आप देखो हम लिखते हैं परी, ठीक है? परी हो गया, परी। परी ने क्या किया? हमारे को वेप दिया। परी ने क्या किया? हमारे को वेप दिया। अब यहाँ लिखते हैं अपन पी, आर एंड ए, ठीक है? फिर परी, परी ये हो गया, फिर वेप, ठीक है? और लास्ट में आर। तो ये आर तो दोनों का सेम ही हो जाएगा, तो ये हटा देते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? परी के अंदर सबसे पहले प्रिवेंट करोगे, याद रखना। इसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ, चलो। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होगे, सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। कंटेंट आप बताना मुझे कैसा लग रहा है। वैसे मेरे पास बहुत रिस्पॉन्स आया कि सर आप बढ़िया पढ़ा रहे हो, है ना? आई नो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? ज़्यादा फ्लेक्स नहीं करूँगा मैं। बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सबसे पहले पी से इज़ योर प्रिवेंशन। क्या करोगे आप? प्रिवेंशन करोगे। आर से इज़ योर सेम रिकॉग्निशन एंड एक्टिवेशन। रिकॉग्निशन एंड एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिमेन्स सेम। नाउ आई से यहाँ पे जो है इज़ द इनिशियल स्टेप्स। इनिशियल स्टेप, ठीक है? अब अब यहाँ पे इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब चीज़ें मैं बताऊँ। हालाँकि मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जो चीज़ आप देखोगे थोड़ा आपको भी 2 चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। तो इनिशियल स्टेप्स आप मुझे बताओगे। अभी चल आगे चल के एक और क्वेश्चन पूछूँगा, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका भी जवाब लिख के जाओगे, ठीक है? तो हमारे पास हो गया इनिशियल स्टेप हो गया, उसके बाद में आप करोगे बच्चे को वेंटिलेशन करोगे। वेंटिलेशन के बाद सब सेम हो जाएगा आपके पास ये एडवांस आपके पास एडवांस केयर एडवांस रिससिटेशन हो जाएगा, रिसस हो जाएगा, पोस्ट कार्डियक केयर हो जाएगी, ठीक है? पोस्ट कार्डियक केयर एंड लास्ट में रिहैबिलिटेशन एंड सर्वाइवलशिप, ठीक है? तो कहने का मतलब है इस जो ये जो पूरी टेबल है, इसमें आपको जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक तो सीक्वेंस याद रखना। सीक्वेंस के लिए रह-दपाड़ आप अडल्ट में याद रख सकते हो और परिव्यापार, परिव्यापार करती है, ये आप पीडियाट्रिक्स में याद रख लेना, ठीक है? जो पूछे सीक्वेंस में अरेंज कर देना इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग में, और इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं वो तो आप मुझे बता के जाओगे ही, ठीक है? तो लेट्स सी। तो ये आपका ये परी हो गया ना, पी। रुको अलग कलर से देखते हैं, अलग कलर से इसमें, ठीक है? देखो 1 सेकंड है ना, सॉरी गाइस, है ना? ठीक है? तो लेट मी ज़ूम। तो ये आपका परी हो गया, ये आपका परी से, पी से इज़ योर प्रिवेंशन, आर ए से इज योर रिकॉग्निशन एक्टिवेशन, आई से इनिशियल स्टेप, बी से वेंटिलेशन, ए से एडवांस रिससिटेशन, पी से पोस्टनेटल केयर, ठीक है? पोस्टनेटल केयर, पोस्ट कार्डियक केयर दोनों हैं। उसके बाद में, ठीक है? और लास्ट में रिकवरी। तो ये तो हो गया आपका किसका? चिल्ड्रंस का, सॉरी आपके न्यूनेट चिल्ड्रन का बोल लो, ठीक है? उसके बाद ये आपका अडल्ट्स का आ गया। अडल्ट में क्या बताया था मैंने? रह-दपाड़। तो आ रही तो ये रहा, ठीक है? एच हाई क्वालिटी सीपीआर, धपाड़ का डीएपीआर, ठीक है? तो वापस देख लो, अच्छे से देख लो, चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? एग्ज़ाम में वैसे फ़ोटो देख के चले जाना तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है? देख लिया। अब देखो, अलग-अलग चीज़ों के ना, देखो जो आपका एएचए की जो गाइडलाइंस आती है ना, उसमें बहुत अलग-अलग चीज़ों के बारे में डिस्कशन करता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। एक उसमें से इम्पोर्टेंट डिस्कशन में ये भी है, एंड कल किसी वेबिनार में एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि सर प्रेग्नेंट फीमेल को सीपीआर किस तरीके से देते हैं? प्रेग्नेंट फीमेल होगी, सीपीआर कैसे देंगे? उसका यूट्रस ऐसा इतना बल्ज हो रखा है, स्टर्नम तक आ रखा है, पुश करेंगे तो यूट्रस पे प्रेशर पड़ेगा। तो देखो उस कंडीशन में क्या करते हैं? उस कंडीशन में आप क्या करोगे? पेशेंट को सुपाइन लेटाओगे, जैसे हर पेशेंट को लेटाते हैं, आपने पेशेंट को बढ़िया सुपाइन लेटा दिया। मतलब पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ था, ऑब्वियसली बात है, आपने अनरिस्पॉन्सिव मिला, ठीक है? अब आपने जैसे ही 1 मिनट के अंदर आपने देखा कि यार 10 सेकंड के अंदर आपने पल्स फ़ील करी कि यार ये तो माताजी निपट ली, मतलब माताजी ठीक नहीं है। अब क्या करोगे? अगर आपका पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है, तो एक और बंदा आएगा, उसका यूट्रस लेफ्ट साइड पुश करेगा। क्या बोला? एक बंदा आया, ठीक है? यूट्रस लेफ्ट साइड पुश करेगा, सिर्फ यूट्रस। उससे क्या होगा? जो आपका इंफीरियर वेना कावा जो प्रेस हो रहा था, उसपे से कंप्रेशन रिलीज़ होगा।
याद याद रखना, ठीक है? माताजी लेटी भी हैं, यूट्रस को लेफ्ट देखो एक तो हो सकता था कि आप माताजी को लेफ्ट लेटरल पोज़ीशन में कर दो, जो कि आप करते भी हो, कब करते हो? अगर आपका जो एब्डोमिनल अओर्टा कंप्रेस हो रहा होता है, ठीक है? तो नॉर्मल आपके सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम वाला जो केस सिनेरियो उसके अंदर आप बोलते हो ना माताजी ऐसे टेढ़ा लेटा करो, सीधा मत लेटा करो, आपका इंफीरियर वेना कावा दब रहा है, परफ्यूजन नहीं आ रहा बच्चे की वजह से यूट्रस लेटरलाइज़ कर लो, ठीक है? अब आपने माताजी को टेढ़ा कर दिया, तो आप सीपीआर ऐसे-ऐसे दोगे? नहीं ना, नहीं दे पाओगे ऐसे-ऐसे ना। ये कोई पुट्ठी तो करनी नहीं दीवार पे। यू कैन एबल टू गिव सीपीआर लाइक दिस, तो यू हैव टू गिव सीपीआर लाइक दिस ओनली ना। तो उस कंडीशन में क्या करो, यूट्रस को लेफ्ट लेटरल कर दो। अब क्या होगा, अब जो आपके इंफीरियर एब्डोमिनल अओर्टा है उसकी पेटेंसी मेंटेन हो गई। अब आप पेशेंट को जिस तरीके से नॉर्मल एडल्ट को सीपीआर देते हो, उसी तरीके से आप माताजी को सीपीआर दो, ठीक है? वही आपकी 100 टू 200 की कंप्रेशन रेट रखो, वही आपकी 5 से 6 इंच की डेप्थ रखो, उसी तरीके से आप पूरा करो। हाँ, बस ये याद रखना कि अरेस्ट से लेके क्या बोला? अरेस्ट से लेके 5 मिनट पोस्ट अरेस्ट के बीच में आपका जो बेबी है, वो डिलीवर हो जाना चाहिए। बेबी शुड बी डिलिवर्ड आउट, ये याद रखना। क्या बोला? डिलिवर्ड आउट, ठीक है? अब एक चीज़ एक इम्पोर्टेंट टर्म उन्होंने यहाँ पे ऐड करी है, चेंज करी है और मुझे लगता है कि वो पूछ लेगा आगे जाके, ठीक है? वो टर्म क्या है? रुको मैं आपको बताता हूँ। वो टर्म आपकी है यस, ये रही, पेरीमोर्टम डिलीवरी। पेरीमोर्टम डिलीवरी सी सेक्शन, सिज़ेरियन सेक्शन की। पेरीमोर्टम डिलीवरी क्या होती है? ऐसी माताजी जो प्रेग्नेंट थी, अरेस्ट हो गई। अब इसके बच्चे को हम बाहर निकालेंगे। इस तरह की डिलीवरी को बोलते हैं पेरीमोर्टम डिलीवरी, क्योंकि ये देखो ना मतलब मदर डेड हो रही है इसमें या डेड हो चुकी है, ठीक है? तो आप आई होप आप में से काफ़ी बच्चों ने ये सुन रखा होगा। लेकिन अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें इस टर्म को चेंज कर दिया। चेंज करके क्या रखा? रिससिटेटिव रिससिटेटिव डिलीवरी रिससिटेटिव डिलीवरी, ओके, समझ गए मेरी बात? तो अब ये टर्म भी लिखी हुई आ जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। ओके, चलो ऊपर चलते हैं वापस थोड़ी डिस्कस करते हैं क्या कर रहे थे हम, ठीक है? सो सर्वाइवल समझ में आ गया आपको, पेरीमोर्टम डिलीवरी का नया टर्म समझ में आ गया आपको, प्रेग्नेंट फीमेल में कैसे देंगे समझ में आ गया, 5 मिनट के अंदर बच्चा बाहर आना चाहिए समझ में आ गया, यूट्रस को साइड कर दो, माताजी को टेढ़ा नहीं करना, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो बहुत ज़्यादा ना आजकल ओपी पॉइज़निंग के केस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओपियोइड पॉइज़निंग के केस आपको बहुत ईज़िली यू कैन एबल टू सी। आप सबको पता है ओपी पॉइज़निंग के आपको देखने को मिलते हैं। तो नई गाइडलाइंस के हिसाब से पब्लिक अवेयरनेस में या पब्लिक में आपके नैलोक्सोन को बाँटा जाए। जैसे गवर्नमेंट निरोध बाँट रही है, ठीक है? आपकी फीमेल कंडोम्स बाँटती हैं, उस तरीके से आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के जो किट्स होते हैं, उनको बाँटती है, वैक्सीनेशन करती है। उसी तरीके से there has been a new planning to deliver a kits और deliver आपके ईच इंडिविजुअल को नैलोक्सोन, समझ रहे हो? ताकि अगर कहीं बाय चांस रोड में उसको इस तरह का कोई पेशेंट भी देखने को मिले, तो ही कैन गिव एडमिनिस्टर्ड द ओरल देंगे ऑब्वियसली, ठीक है? हालाँकि किस तरीके से देना है, क्या देना है, इस पे कोई खास उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया। अभी मैं इम्पोर्टेंट तो सबका आगे स्क्रीनशॉट भी लेके आया हूँ। मैं आपको थोड़ी गाइडलाइंस भी बताऊँगा। सीधा मैं आपको गाइडलाइंस भी दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ताकि आपको भी लगे कि हाँ यार, गाइडलाइंस में क्या-क्या लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊँगा गाइडलाइंस और उसमें से जो पढ़ के ये बताऊँगा कि क्या कहना चाह रहा है वो, ठीक है? एक तो टर्म ये हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, उसमें एक बोला है कि अगर पेशेंट आपका अरेस्ट हो गया, ठीक है? आपने पेशेंट को सीपीआर दिया, सुन रहे हो ना? आप लोग मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ मुझे? अब मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा, ठीक है? नहीं कर रहा ना, ठीक है। अगर बोर नहीं कर रहे हो तो एक लाइक कर दो और हाथों-हाथ कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, ठीक है? ओके, देखो 2 चीज़ होती है, कहाँ लिखूँ मैं? चलो यहाँ लिखता हूँ। देखो, आपने सुना होगा ना, एक ये होता है ये आरओएससी, सबने सुना है। आप में जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आई आई गारंटी 100% बच्चों ने ये टर्म सुनी है कि रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ठीक है? क्या बोला मैंने? रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ठीक है सर, बिना है रिटर्न ऑफ स्पॉन्ट सर्कुलेशन, ठीक है? लेकिन एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ सर्कुलेशन, ओके। अच्छा सर ये भी होता है? बिल्कुल होता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं बताता हूँ।
आपने पेशेंट को सीपीआर दिया, पेशेंट को वेंटिलेट किया और पेशेंट आपका रिकवर हो गया, रिवाइव हो गया, तो आप क्या बोलोगे? ROCS हैज बीन अचीव्ड। याद सुनना मेरी बात। आपने पेशेंट को सीपीआर दिया और पेशेंट उठ गया, रिवाइव हो गया, तो आप बोलना कि पेशेंट हैज अचीव इट्स ROC, रॉस अचीव हो गया पेशेंट का। लेकिन आपने सीपीआर दिया और आपने कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज किया। मैकेनिकल डिवाइसेस मतलब कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ये क्या होता है सर? कुछ नहीं, सिंपल भाषा में आर्टिफिशियल लंग होते हैं। सिंपल भाषा में आर्टिफिशियल लंग्स को बोलते हैं एक्मो। एक्मो मशीन आर्टिफिशियल लंग्स, सॉरी, आर्टिफिशियल लंग्स। ठीक है, हमने तो कभी नहीं सुना, कोई बात नहीं। एग्जाम में पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, एक्मो मशीन क्या होती है? जैसे आपकी हार्ट लंग मशीन होती है ना, सुना ना आपने, बाईपास के टाइम पे पेशेंट को हार्ट लंग मशीन पे डालते हैं, उसी की तरह एक्मो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। पेशेंट जब आपके बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी फेलियर में, डायफ्रागमेटिक पैरालिसिस के अंदर में चला जाता है, या आपका बहुत सीवियर एआरडीएस की कंडीशन होती है, किसमें सीवियर एआरडीएस की कंडीशन होती है, या मतलब कि कहने का मतलब है एक्मो आपके लंग ट्रांसप्लांटेशन से जस्ट पहले की कंडीशन है। ठीक है, तो याद रखना मशीन होती है, ठीक है, काफी महंगी आती है, 30-35 लाख रुपए की। और ऐसा होता है कि हर एक एक्मो मशीन पे एक पेशेंट ही रहता है, उसके बाद में वो चेंज हो जाती है। चलो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर आपने किसी मैकेनिकल डिवाइस या मशीन के थ्रू पेशेंट का सर्वाइवल या पेशेंट आपका रिकवर हुआ है, उस कंडीशन में यू विल यूज द टर्म ROC, मतलब रिटर्न ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ऐसे ऐसे करने से पेशेंट उठ गया, तो आप बोलना रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। ठीक है, मुझे पता है काफी बच्चों को नहीं पता होगा, यहां तक तो सबको पता था। अगर किसी को ये पता होगा, किसी को ये पता होगा, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, वो आज आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया है। अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं था, तो मैंने पहले क्रिएट किया और मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है? ओके, मजा आ रहा है? ठीक है, एक तो ये हो गया। एक चीज इंपॉर्टेंट इस गाइडलाइंस में ये भी लिखी हुई थी कि अगर आपका पेशेंट जो अरेस्ट था अब रिवाइव हो गया है, तो कितने टाइम तक आप उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखोगे। मतलब कि उसके बॉडी में से जो मतलब जो हो सकता है ना, बॉडी का हाइपोथर्मिया में जाने का रिस्क हो सकता है, क्योंकि अभी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट से बाहर आया है। तो आप 36 आवर्स पोस्ट रिवाइवल रिवाइवल आप उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखोगे। मतलब कहने का मतलब है टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी है। एग्जाम पूछ ले कि कार्डियक अरेस्ट के कब तक बाद आप टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हो, तो आप बोला 36 आवर तक हम पेशेंट का टेम्परेचर मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है मेरी बात क्या हूँ? ठीक, गुड। अब देखो, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो गाइडलाइन से डायरेक्ट आ रखे हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं कि क्या है। जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा कि किस में क्या लिखा हुआ है और एग्जाम में क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। सो लेट्स सी। तो ये वही है जो मैंने आपको समझाया था। देखो मैंने क्या आपको समझाया था, समझ में आ रही? देखो, इन्होंने ये बोला ना, ROSC वाला टर्म है और ROC वाला टर्म है। कब करेंगे? जब आपका कार्डियक अरेस्ट विदाउट मैकेनिकल इंटरवेंशन, विदाउट मैकेनिकल इंटरवेंशन अगर आएगा तो ROC बोलेंगे। ठीक है, ROSC बोलेंगे। ठीक है, विदाउट मैकेनिकल इंटरवेंशन द टर्म ROSC इज यूज, मतलब कि सिर्फ CPR से रिवाइव हो गया। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर ROC कब बोलोगे? जब आपका कार्डियक अरेस्ट हुआ है पेशेंट को और यहाँ पे एक्मो यूज किया, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो मैंने जो समझाया था वही है। अब ये देखो, सेकंड जो कटिंग है इसमें क्या बोल रहा है? पब्लिक पॉलिसीज शुड अलाउ पोजेशन फॉर यूज। चलो ये हटा दो, ये पढ़ो। Naloxone distribution programs can be beneficial to increase naloxone availability in lay rescuer। अब देखो यहाँ पे ना इन्होंने ये वर्ड यूज किया, ले रेस्क्यूअर। ले रेस्क्यूअर वो लोग होते हैं जो उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं और जो CPR देते हैं, उनको बोलते हैं ले रेस्क्यूअर। ठीक है, ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा था ना naloxone डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उसके बारे में ये दे रखा है। इसके आगे फर्दर डिटेल्स नहीं दे रखी उसके अंदर। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो चलो ये न्यूबॉर्न का है कि इसमें लिखा हुआ है कि 37 वीक से कम का है पेशेंट और उसको इमीडिएट रिससिटेशन की जरूरत नहीं है, तो आप डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करो। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, देखो, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग, कॉर्ड मिल्किंग, ये तीनों चीजें मैं पीडियाट्रिक वाला जब एल्गोरिथम डिस्कस करूंगा उस टाइम में बताऊंगा
कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग में कितना ब्लड जाता है, अगर आप मिल्किंग करते हो तो कितना ब्लड जाता है, कितनी बार मिल्किंग करनी चाहिए, 3 से 4 बार आप मिल्किंग करते हो, ठीक है? 15 टू 20 एमएल के हिसाब से आपका एक स्टेप में ब्लड जाता है, डीसीसी करते हो तो 20 टू 30 एमएल के हिसाब से आपका ब्लड जाता है। ये सारा मैं आपका पीडियाट्रिक एल्गोरिथम में डिस्कस करूँगा। आपका काम यही है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए। हो सकता है इस वीडियो में डिस्कस कर लें, हो सकता है अगली वीडियो आ जाए, ठीक है? इसको बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव फर्दर, क्या है हमारे पास, ठीक है? ओके, हाँ, ये जो ठीक है, ये सारा भी अपन उसमें ही डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये वाला जो मैंने बताया था आपको, देखो, इट इज़ रीज़नेबल दैट टेम्परेचर कंट्रोल शुड बी मेंटेन्ड फॉर एट लीस्ट 36 आवर इन अडल्ट पेशेंट हू रिमेन अनरिस्पॉन्सिव और आफ्टर आरओसी, ठीक है? आरओसी नहीं, आरओसी या आरओएससी। यहाँ तक क्लियर हो गया? 36 आवर्स वाला ये कटिंग मैं आपके सामने लेके आया, मैं चाहता हूँ आप देखो इसको, ठीक है? कुछ पेन का इशू हो रहा है, ठीक है? एक सेकंड गाइस। ओके, आई होप अब ठीक चल रहा है ना? ओके ओके ओके। के साथ साथ टेक्निकल भी देखना पड़ता है, बताओ। अकेला आदमी कितना कर लेगा? खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का साथ है तो कुछ भी कर लेंगे, बाकी तो बैठे ही हैं, ठीक है? तो यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, 36 आवर्स वाला जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद में अब ये देखेंगे, ठीक है? तो अगर आपको पोस्ट कार्डियक केयर एल्गोरिदम देखना है तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आपने पेशेंट को किया, आपका पेशेंट ठीक हो गया, उसके बाद क्या करोगे? एयरवे मैनेज कर दो, ठीक है? एयरवे मैनेज करने के बाद 100% एफआईओ2 रखो, वेंटिलेटर पर 100% सेट कर दो और आपका टारगेट सैचुरेशन 90 से 98 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? एग्जाम क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, टारगेट सैचुरेशन कितना होना चाहिए? आरओएससी के बाद में तो आप बोल देना कि आपका होना चाहिए 90 से लेके 98 तक के बीच में। एफआईओ2 कितना दोगे? आप 100% तक एफआईओ2 दोगे पेशेंट को, ठीक है? और CO2 कितना रखना है आपको? 35 से 45 के बीच में रखना है, जो आपकी नॉर्मल रेंज होती है वही है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, मैप का सवाल आएगा कि अगर पेशेंट आपका अरेस्ट से ऊपर आ गया है तो मैप कितना मेंटेन करोगे? आप बोलना 65 मेंटेन करके रखते हैं। मैम आप सबको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिस्टोलिक प्लस 2 डायस्टोलिक बाय, सही बोला मैंने? बताओ, डायस्टोलिक बाय सिस्टोलिक क्या होता है फॉर्मूला? बताओ। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक बीपी प्लस 2 सिस्टोलिक डिवाइडेड बाय 3, ये होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। फिर आप बोल रहे हैं ईसीजी ले लो। हाँ, जो नई गाइडलाइंस में एक इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट का हो गया, रिवाइव हो गया और वो डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं भी हो रहा, तो भी जैसे ही पेशेंट रिवाइव हुआ तो एज सून एज पॉसिबल एक फुल बॉडी सीटी पेशेंट का जरूरी है। सीटी एंजियोग्राम, प्रॉपर जो टर्म लिखी हुई है इसके अंदर, सीटी एंजियोग्राम आपको फुल बॉडी का करवाना है। क्यों करवाना है? ये देखने के लिए कि कार्डियक अरेस्ट का कॉज क्या था, ठीक है? तो ये पूछे कि आप आफ्टर आपके अरेस्ट कौन सा इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट है, तो आप बोलना सीटी। सीटी कौन सा? सीटी, सीटी ऑटोग्राम, सीटी ऑटोग्राम अभी कहीं लिखा हुआ होगा, वो दिखा दूंगा आपको, ठीक है? तो इमरजेंसी कोरोनरी एंजियोग्राफी आप कर सकते हो, मैकेनिकल सपोर्ट दे सकते हो, सेडेशन वेडेशन ऑफ कर सकते हो, पेशेंट को एक्चुबेट करना पड़ेगा आपको पेशेंट को, ठीक है? ये सारा प्रोटोकॉल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ईईजी भी कर सकते हो, एंजियोग्राफी सारा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। ओके, हाँ, नाउ इम्पोर्टेंट अपडेट जो है, यहाँ इस स्लाइड में से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन आप सबको पता है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। चोकिंग, सब जिसको चोकिंग बोलते हैं, जिसको समझ में आया उसको चोकिंग वाला कंपोनेंट, ठीक है? अब आप सबको पता है, देखो एक बार एक कट ऑफ एक क्वेश्चन एग्जाम का ये है कि 1 साल से कम वाले को अपन बच्चा मानते हैं और 1 साल से ज़्यादा वाले को अडल्ट मानते हैं, ठीक है? हालाँकि 1 साल से बच्चा अडल्ट नहीं होता, अडल्ट मतलब कि क्योंकि आप किस तरीके से जो बॉडी फँसी हुई है उसको बाहर निकालोगे। 1 साल तक का बच्चा आप शायद इस हिसाब से इतना पकड़ सकते हो, ठीक है? एक प्याले जितना होता है 1 साल का बच्चा। क्योंकि आपको पता है इन्फेंट में क्या करते हो, आप 5 बार पीछे मारोगे, 5 बैक स्लैप और उसके बाद में उसको पलट दो पराठे की तरह और वापस 5 बार फ्रंट स्लैप। इस तरीके से तो आप बच्चे में से फॉरेन बॉडी निकालते हो। हाँ, ये याद रखना कि इतना जोर से ना मारो कि फॉरेन बॉडी से पहले प्राण निकल जाए, उस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और इस तरीके से देखो मारते यहाँ से, ये भी याद रखना। पूछे ना कहाँ से मारते हैं, तो हील ऑफ द हैंड से मारते हैं। हील लिखूँ? लिख देता हूँ चलो। हील ऑफ द हैंड से मारते हैं, हील ऑफ हैंड, इससे मारते हैं, ठीक है?
थप्पड़ नहीं, थप्पड़ तो यहाँ से मारते हैं। जब आप फॉरेन बॉडी के लिए कर रहे हो ना, उस टाइम पे यहाँ से मारते हैं, इस तरीके से, ऐसे। और मारोगे कैसे? ऊपर की तरफ, यहाँ से। मानो कि ऐसे मार रहे हो ना, तो नीचे से मारना, इस तरीके से, ताकि वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगे, पॉइंट नंबर 1, ठीक है? उल्टा करा, बच्चे को 5 थप्पड़ पीछे मारे, पराठे की तरह पलटा, 5 थप्पड़ हील से ऊपर की तरफ मारे, इससे निकल जाएगा। नहीं निकले तो मारते रहना, ठीक है? अपना ईगो सैटिस्फाई करने के लिए नहीं, फॉरेन बॉडी निकालने के लिए। पता चला पड़ोसी के बच्चे को हो गया कि हाँ यार, ये तो मेरी गाड़ी गाड़ी पे खेलता था, गाड़ी मेरी खराब करता था, चलो पीटते हैं इसको, आज मौका मिला है। तो वो मौका अलग होता है, वो मौके, ऐसे मौके बहुत मिलेंगे आपको, जो आप बदला ले सकते हो, लेकिन आपको नहीं लेना चाहिए। बदला कभी नहीं लेना चाहिए ज़िंदगी में, याद रखना मेरी बात। ये क्योंकि बदले की भावना इंसान को बर्बाद कर देती है। चलो, सीरियस मूड में नहीं जाएँगे अपन, मस्ती मूड में हैं, इधर आएँगे वापस। तो कहने का मतलब है कि अगर 1 साल से कम का बच्चा है, तो उसको पीडियाट्रिक क्लाइंट कंसीडर करो, 1 साल से बड़ा बच्चा है, तो उसको एडल्ट क्लाइंट कंसीडर करो। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे पता है आपको, आप में से काफ़ी जनों को ये पता है कि एडल्ट में अगर चोकिंग होती है, तो कुछ नहीं करना, आपको पेशेंट को हेमरेज देना है। हेमरेज देते हैं, जिसको एब्डोमिनल थर्स्ट मैन्युवर भी बोलते हैं, एटीएम। एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्युअल, कुछ नहीं करता। अडल्ट के पीछे से आओ, जैसे आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ते हो पीछे से आके, बैक हग करते हैं, उस तरीके से आओ, ठीक है? डायफ्राम के नीचे ही करो, और इस तरीके से पकड़ो, और उसको ऊपर की तरफ में इस तरीके से प्रेशर लगा के झटके से कोशिश करो कि फॉरेन बॉडी बाहर निकले। इसको बोलते हैं हेमलिच मैन्युवर। यहाँ तक तो ठीक है। यही एल्गोरिथम था, यही फॉलो हो रहा था। लेकिन अब जो चेंज हुआ है यहाँ पे, वो ये चेंज है कि अडल्ट में भी पहले आप 5 बैक स्लैप्स मारोगे। अरे सर, अडल्ट में? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि थप्पड़ इंपॉर्टेंट है। समझ में आई मेरी बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अडल्ट में सबसे फर्स्ट फर्स्ट क्या करोगे? आप करोगे 5 बैक स्लैप्स, फॉलोड बाय हैमलिच मैनूवर। स्टेटमेंट ऑफ द डे, याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आने के फुल चांस है, क्योंकि बच्चे अपडेटेड कंटेंट पढ़ के नहीं जाएंगे। ओके, याद रखेगा। उसके बाद में कब तक करेंगे? वही जब तक आपकी फॉरेन बॉडी निकल नहीं जाती। मतलब आपने 5 स्टेप्स पीछे मारे, कहाँ मारोगे? जो स्केपुला है, आपके दोनों स्केपुला, उसके बीच में मारोगे। उसके बीच में मारोगे, यहाँ से मारोगे, इस तरीके से। और किस तरीके? ऐसे मारोगे, ठीक? ऐसे नहीं, ऐसे मारना, ठीक है? याद रखना मेरी बात में। तो 5 आपने पीछे मारा, उसके बाद में आप वापस उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट दोगे, एंड रिपीट अंटिल द फॉरेन बॉडी एक्सपेल्स आउट, ठीक है? तो ये आपके फॉरेन बॉडी का था। हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट, चलो इन्फेंट में क्या करते हो, वही आपका 5 बैक स्लैप्स, और फॉलोड बाय 5 चेस्ट स्लैप्स, चेस्ट स्लैप्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है? इस तरीके से आप करते हो। ओके, नाउ 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 इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ओके, सो आगे की चलते हैं। अब देखो, इसमें आगे एल्गोरिदम है, ठीक है? अब देखो, अगर पेशेंट आपका फॉरेन बॉडी की वजह से अनकॉन्शियस हो गया है, तो सीपीआर स्टार्ट करना है, कोई भी एज हो। याद रखना। क्या बोला? अगर देखो, वर्ड फॉरेन बॉडी लिखा हुआ है, चोकिंग हो रहा है, पेशेंट को फरार का सब कुछ लिखा हुआ है, और आपको याद नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, पहले आगे मारो, पीछे मारो, कुछ नहीं करना। अगर पेशेंट, ये सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, तो आपको सीधा सीपीआर स्टार्ट करना है, कुछ भी नहीं। ठीक है? एल्गोरिदम देखते हैं कि एल्गोरिदम में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? आई होप इतना ही इंपॉर्टेंट है वैसे जो मैंने बोला, लेकिन कोई बात नहीं, समझ रहे हो। सबसे पहले सीन सेफ्टी एज यूजुअल, सबसे पहले खुद को सेव कर लो, फॉरेन बॉडी देख लो किस तरीके की है, कफ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा, साइनोसिस है, ये सारा आपके इंटेंसिटी सिवियरिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है? अगर कफ कर सकता है तो कफ करवाओ, और बाहर निकालने की कोशिश करो। अगर नहीं कर पा रहा, ठीक है, अगर प्रेजेंट है, इमरजेंसी एक्टिवेशन करो। रिस्पॉन्सिव है, अगर हाँ, देखो अडल्ट रिस्पॉन्सिव, तो क्या करोगे? बैक 5 बैक ब्लोज स्लैप्स, ठीक है? ये देखो, जो मैंने स्टेटमेंट बोला था, वो यहाँ लिखा हुआ है। दिख रहा है स्टेटमेंट? देख लो। बोलना मत, सर ने पता नहीं कहाँ से बोल दिया, मैं जो गाइडेंस में है वही बता रहा हूँ, ठीक है? 5 बैक्स ब्लोज फॉलोड बाय 5 एब्डोमेन थर्स्ट, रिपीट अंटिल ऑब्जेक्ट इज एक्सपेल्ड। समझ रहे हो? कंटिन्यू, ठीक है? यहाँ पे समझ में आ गया। लेकिन अगर हमारा मरीज रिस्पॉन्सिव नहीं है, स्टार्ट सीपीआर करो, कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट कंप्रेशन दो, और जो अगर विजिबल है, चेक फॉर विजिबिलिटी, देखो अगर मुंह में दिख रहा है तो निकालने की कोशिश करो। अब ये मुझे बता देना, अगर विजिबल है माउथ में, क्वेश्चन आपके लिए, विजिबल है, माउथ विजिबल है, तो कैसे निकालोगे? क्या चला गया? सॉरी,
हाँ, अगर माउथ में विज़िबल है तो किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालोगे, याद रखना। मतलब मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ओके? अ, ओके, ओके। नाउ एक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर पेशेंट इन लेट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड री एंड रेस्क्यूअर इज अनएबल टू एनसर्कल द पेशेंट एब्डोमेन, 5 चेस्ट थ्रस्ट शुड बी यूज्ड इंस्टेड। मतलब महिला माताजी प्रेग्नेंट है, आप उसको पीछे से पकड़ नहीं सकते क्योंकि माताजी का एरिया बड़ा हो रखा है। आप नहीं पकड़ सकते, तो आप उस टाइम चेस्ट थ्रस्ट दोगे। चेस्ट थ्रस्ट दोगे मतलब यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है आप डायफ्राम के नीचे से पुश करते हो, तो डायफ्राम तो आपके हाथ में नहीं आएगा। तो आप मिड चेस्ट से, निप्पल वाले एरिया से चेस्ट पे ऐसे कंप्रेशन देने की कोशिश, चेस्ट थ्रस्ट जिसको बोलते हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है? ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है जो गाइडलाइंस सामने आपके सामने पेश की गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको मज़ा आ रहे होंगे, आप बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है? मैं स्टैंडर्ड गाइडलाइंस भी लेके आया था, ठीक है? मैं चाहता तो हर चीज़ बोल सकता, लेकिन अगर मैं आपको कुछ दिखाऊँगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि हाँ, जो आपको बोला जा रहा है वो कहीं न कहीं लिखा हुआ है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में, और ये आपकी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एएचसी की लेटेस्ट गाइडलाइंस है। अभी बिल्कुल फ्रेश, एकदम ताज़ी-ताज़ी, गरमा-गरम है। यहाँ हाथ लगाने पे तो मुझे उँगलियाँ भी जल जाती है, इतनी गरम है ये। ठीक है? ये याद रखना। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा सेशन, बोर नहीं हो रहे होगे। जो इम्पोर्टेंट है उसको टच कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक आप सबको आता है। नहीं आता तो आपको उसकी रिवीजन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में अपडेट्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। लेकिन अपन ये छोड़ के, अपन ये इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि अपने अपडेट नहीं पूछेगा। पूछ लिया तो आना चाहिए, और कहाँ से पूछेगा ये भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर नहीं पूछे तो कोई बात नहीं। अगर नहीं आता तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो उस टाइम पे एक-दूसरे की शक्ल देखने से अच्छा आपको ये होना चाहिए कि नहीं, सर ने इस टॉपिक को भी थोड़ा बताया था, सर ने टेम्परेचर का भी बताया था, सर ने फॉरेन बॉडी का भी अपडेट बताया, सर ने प्रेगनेंसी में कैसे सीपीआर देते हैं वो भी बताया, प्रेगनेंसी में अगर आपका एस्पिरेशन हो जाएगा फॉरेन बॉडी का तो कैसे निकालते हैं, ये सब बताया गया है आपको। आपका काम कुछ भी नहीं है। बस वीडियो देखो, थोड़ा फ़ोकस करके देखो, याद रखने की कोशिश करो। जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा ईज़ी मेरे हिसाब से आपको कहीं मिलेगा नहीं, और वैसे भी इस तरह की क्लास कहीं और है भी नहीं। तो ठीक है, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट पे मैंने ये क्लास लाया हूँ। हालाँकि मुझे भी पता था ये क्लास लानी है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ न कुछ मेरे प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि मैं बिज़ी हो जाता हूँ किसी न किसी तरीके से। ठीक है? तो ये क्लास मैंने सोचा लंबी लेते हैं, जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। और इसी तरीके की क्लास आपको प्यार देना है, कुछ नहीं करना, लाइक करो, कमेंट करो। पिछली वीडियोज़ में भी बहुत अच्छे कमेंट आए थे, ठीक है? हाँ, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ क्योंकि इस बीच में मैं चाहता हूँ आप लोग पानी पी लो, ठीक है? पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है? सब ठीक है? सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा, ठीक है। ओके, नाउ ठीक है, एक स्टेटमेंट इसमें ये भी है, आपको एग्ज़ाम में मिल भी सकता है कि जो मैकेनिकल सीपीआर डिवाइसेज़ है, जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ठीक है? उनको उन्होंने शायद देखा होगा कहीं न कहीं पे कि एक है ना सीपीआर का डिवाइस आता है, जो आपके चेस्ट के अराउंड ऐसे रैप हो जाता है, मतलब पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है, उसके आस-पास एक डिवाइस लगा दो, और वो डिवाइस ना ऐसे आपके टक, टक, ठक, 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 ठक कांस्टेंट रेट पे, जितनी आप रेट सेट करोगे, पेशेंट का चेस्ट कंप्रेशन करता रहता है। देखी है आपने वो वीडियो? देखी है? नहीं देखी? कोई बात नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं ग्रुप में, जो ग्रुप है आप सबको पता है, आप सब जुड़े भी हो उस ग्रुप में या मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है? वहाँ पे उस डिवाइस की फ़ोटो लगा दूँगा। तो मैकेनिकल सीपीआर डिवाइसेज़ मतलब वो डिवाइस जिसमें आपको मेरे को सीपीआर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या वो रूटीन यू क्या वो रिकमेंडेड है? समझ रहे हो? रिकमेंडेड है कि नहीं है? क्या हमें उसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखो, एएचए बोलता है कि नहीं करना चाहिए। नो, रूटीन यूज़ ऑफ मैकेनिकल सीपीआर डिवाइसेस इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो ये इटसेल्फ इज़ अ क्वेश्चन पूछ ले कि यार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द सीपीआर, और उसमें एक लाइन डाल दी, रूटीन यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइस इज़ करेक्ट, और आप बोलोगे हाँ यार डिवाइस है तो कर सकते हैं, तो नो, इट इज़ नॉट गुड। इट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। इफेक्टिवनेस के हिसाब से आज भी बोलता है कि नहीं भाई साहब, शूरवीर सर सीपीआर देंगे, वो हमारी डिवाइस से ज़्यादा बेटर सीपीआर होगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ओके, गुड, गुड टू गो। अब 2-3 कंडीशन हैं जिसमें मैकेनिकल डिवाइस या मैकेनिकल सीपीआर का रिकमेंडेशन है। वो कौन-सी? सबसे पहले, अगर सीन सेफ्टी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है आप और मैं नहीं जाएँगे वहाँ पे। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए सबसे पहले। किसी भी चीज़ में, हॉस्पिटल में ले लो, आउटसाइड हॉस्पिटल ले लो, सेफ्टी इज़ फर्स्ट। पेशेंट की सेफ्टी भी, आपकी सेफ्टी भी, ठीक है? मान लो कहीं आग लगी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है आप आग के बीच में रुक के अगर करोगे तो आपका बारबेक्यू बन जाएगा।
ठीक है? सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आपका एम्बुलेंस वाला बड़ी गंदी तरीके से गाड़ी चला रहा है, ऐसे और ऑब्वियसली चलानी भी पड़ती है क्योंकि हॉस्पिटल पहुँचाना है पेशेंट को। उस कंडीशन में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द पोज़ीशन, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द डेप्थ ऑफ द कंप्रेशन, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द रेट ऑफ द कंप्रेशन एंड स्टेबलाइज़ योरसेल्फ आल्सो, क्योंकि खुद को भी स्टेबलाइज़ करना मुश्किल पड़ता है क्योंकि चलती गाड़ी में ऐसे कभी इधर ऐसे सीपीआर नहीं होता। उस कंडीशन में आप पेशेंट के आस-पास चेस्ट में मैकेनिकल सीपीआर डिवाइस लगा के छोड़ दो, जैसे ही हॉस्पिटल जाए डिवाइस हटाओ, वापस आप मैनुअली स्विच कर दो, ठीक है? तो ये रिकमेंडेशन है, ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने सीधा बोला गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है इन डिवाइसेस के बारे में, ओके? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? हाँ, नाउ ये इम्पोर्टेंट है। देखो, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने सुना होगा, देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ कि कितने साल के बच्चे को मैं सीपीआर की ट्रेनिंग दे सकता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? बताओ। कितने साल के बच्चे को इतना सेंस होता है कि अगर मैं उसको सीपीआर की ट्रेनिंग दूँ, तो वो आगे जाके कल के दिन कहीं ज़रूरत पड़े तो सीपीआर दे सकता है। नया क्वेश्चन, एकदम फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। आप बोलना कि ऐज कट ऑफ जो है उसकी, आप बोल के आ जाना कि सर, अगर 12 साल से बड़ा बच्चा है, तो आप उसको पकड़ के ले जा सकते हो। कहाँ? ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है मेरी बात? ओके। एग्ज़ाम क्वेश्चन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो पेपर में बनेगा ही बनेगा। नॉर्सेट में नहीं तो किसी और पेपर में बनेगा, हायर यूपीएससी कहीं न कहीं तो बनेगा। नीट पीजी में बन जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। याद रख लेना कि हाँ, ऐसा भी कुछ है और भूलना मत कि सर ने बताया था। ठीक है? पेरीमोर्टम डिलीवरी मैंने आपको बता दी थी, इसको रिससिटेटिव डिलीवरी से आपने टर्म को चेंज कर दिया है। ओके। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मतलब कि खत्म नहीं हुई क्लास इस कंडीशन के अंदर में, मतलब कि जो अडल्ट सीपीआई, अडल्ट जो एएचए की गाइडलाइंस है उसके अंदर क्या लिखा हुआ था वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आई होप आपको पसंद आ गया होगा। अब कोई भी डाउट हो तो आप साथ में लिख देना नीचे, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हाइपरटेंशन के लिए डिस्कस करेंगे, हाइपरटेंशन के अंदर क्या अपडेट है हमारे पास, क्या कट ऑफ वैल्यू रहेगी हाइपरटेंशन की, क्राइसिस कब बोलते हैं, इमरजेंसी कब बोलते हैं, क्राइसिस में कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, इमरजेंसी में कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। ये सारा जो टारगेट वैल्यूज हैं, जो अभी लेटेस्ट चेंज हुआ है और सिंप्लीफाई कर दिया गया है मेरे हिसाब से, और ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं।